नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबसे मज़े की खबर ये है कि 0 दिन रह गए, ठीक है, आखिरकार जो है ना ये आप इस चीज़ पे खुश हो रहे हैं कि दिन खुद ब खुद ख़त्म होते चले गए। मतलब इस पे शायद खुशी नहीं होनी चाहिए, खुशी इस पे होनी चाहिए कि 0 दिन रह गए और हमारा भी आज को छोड़ के बाकी सब क्लियर है। हाँ सर, बाकी सब क्लियर है, कुछ नहीं है, सब क्लियर है, सब साफ है जी। तो अगर आप साथ साथ चलते रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो जो हमने शुरू में एक ऑब्जेक्टिव, एक स्ट्रेटेजी सोची थी फोकस वाली, लाइफ में हमेशा याद रखें, कभी भी एक काम करना है और आप उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दें और बार बार हर दिन थोड़ा थोड़ा सा करते रहें तो आवाज़ारी रहेगी, हर दिन परेशान रहेंगे। एक दफ़ा फोकस के साथ टिका के उस काम को बहुत ज़्यादा टाइम दे दें, वो चीज़ बड़े आराम से कवर हो जाती है। आप ये अगर ये अप्रोच अच्छी रही तो छुट्टियों में भी अक्सर लोग क्या करते हैं, छुट्टियों में हर दिन 4 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, हर दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और तीनों कंप्लीट भी सही से नहीं हो पा रहे होते। तो दिस कैन हैपन कि आप 7-7 दिन के सेट वो कर लेंगे। हाँ भाई, ये 7 डेज सिर्फ FR2 के नाम। जब आपने 7 दिन सिर्फ FR2 को दिए होंगे और सुबह शाम FR2 कर रहे होंगे, उसी के सवाल कर रहे होंगे, उसी के लेक्चर देख रहे होंगे, उसी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसी के अंदर मौजूद होंगे, तो आपको ख्वाब भी FR2 के आया करेंगे और 7 दिन बाद आप 70-80% लेवल पे मौजूद होंगे, रादर देन कि आप 30 दिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सा FR2 कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हफ्तों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हफ्तों में 3 अलग अलग सब्जेक्ट करके, उसके बाद जब ज़्यादा घबरा जाए, आपको लगे नहीं ये तो अब मैं सारे साथ लेके चलूँ, तो ठीक है, लास्ट हफ्ता या आखिरी 10 दिन आप ये सारा कर सकते हैं। खुशी की बात ये होगी कि आज हमारा जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद भी कम से कम 1 महीने बाद आपके पेपर्स हैं। तो अगर आपका FR2 का एग्ज़ाम है, जो कि सबसे पहला एग्ज़ाम होता है, तो वो आज से ठीक 1 महीने बाद है। आप कहेंगे नहीं सर, वो तो 2 तारीख को है और आज क्या तारीख है, तो ये महीना कितने का है, 31 का, तो हमारे पास वो प्लस है। तो ठीक 30 दिन बाद हमारे इम्तिहान शुरू हो रहे होंगे, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। आज हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, एक में पहले हम जो चैप्टर 3 में रह गया उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर सेकंड जोन में आएंगे और मतलब ब्रेक करेंगे, फिर ब्रेक के बाद जो सेकंड जोन होगा उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने इस पेपर को कैसे लेके चलना है, लास्ट मंथ में क्या करना है, क्या तरतीब होनी चाहिए, आपने पेपर के लिए कैसे तैयार होना है, इवन यहाँ तक कि पेपर से पहले क्या करना है, पेपर के दौरान क्या करना है, कौन से सवाल शुरू में करने हैं, कौन से आगे शिफ्ट करने हैं, मॉक क्यों देना है, ये सारी चीज़ों पे हम अच्छी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आपने हिम्मत हौसले से मुझे बर्दाश्त करते जाना है। जहाँ इतने अरसे कर लिया तो एक दिन और सही, ठीक है, तो कड़वा घूंट एक दिन तो और पिया जा सकता है, लेकिन यकीन करें दिस वॉज द बेस्टेस्ट डेज। इस सेशन में जब सामने वाले लोग पढ़ते नज़र आ रहे हों तो टीचर भी एनर्जेटिक हो जाता है। जब सामने वाले लोग 1 महीने 1.25 महीने तक रिज़ल्ट का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हो, फिर रिज़ल्ट के बाद ईद का इंतज़ार करते नज़र आए, ईद के बाद अगली ईद का इंतज़ार कर रहे हो, फिर मुहर्रम की छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे हो, फिर सेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो, फिर वो रेगुलर क्लास वालों को जुमला चुभेगा, फिर बिरयानी का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, ये अब जो है ना उनको दिल पे जाके लगे हो, जो उस दिन पता नहीं आधा पौना घंटा आपने इंतज़ार किया है, नहीं शायद 20-25 मिनट किया है, तो आज कहाँ से आ गया, ख़त्म, कोई चक्कर नहीं। उस टाइम में मैंने आपको डील दी थी और वो समझाया था आपको, आप लोगों को नहीं समझ आई थी, मैंने कहा वो उस आखिरी दिन प्रॉपर प्लान करके चलेंगे, आप लोगों को बात नहीं समझ आई, आपने हैज़र्ड किस्म की बिरयानी खानी चाहिए, तो ठीक है, मतलब जो कौम अपने साथ अच्छा नहीं करती, आपने इन बच्चों की बिरयानी भी ख़त्म कर दी जो बाद में आए हैं। ये रेगुलर क्लास के बच्चों को मैंने ऑप्शन दिया था कि भाई क्रैश कोर्स के आखिरी दिन हम बिरयानी कर लेंगे, उन्होंने सोचा कि उस वक्त कुछ और जालिमों को भी बिरयानी मिल जाएगी, तो इन्होंने जो है ना, तो वो अब वो ऑप्शन आपकी चली गई। ज़्यादा से ज़्यादा आप सर उसामा को चाय पे अगर इमोशनल कर सके तो ठीक है, वो पी ली, जालिमों की कर देगी वो, जानते जानते भी मतलब अब जो है ना आप शदीद तरीन जालिम लोगों की डेफिनेशन में आ चुके हैं। तो अब जो है ना आप पूरा सेशन हमसे जो है वो मुख्तलिफ रिवॉर्ड लेते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, और हमसे एक कीमती चीज़ लेते रहे विच वॉज पढ़ाई, जो कि सबसे कीमती चीज़ है जो हम आपको दे सकते हैं। अब आपसे हमें एक कीमती इनाम चाहिए, पेपर पास करें, ठीक है, पेपर पास करेंगे तो ये बेस्ट रिवेंज है निज़ाम से। किस निज़ाम से? जो आपको नाकारा इंसान कहता है, जो कहता है इससे तो पेपर ही नहीं पास होने, जो कहते हैं तो नालायक बच्चा है,
जो कहता है ये तो पता नहीं कब से सीए कर रहा है। ज़िंदगी भर आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे फजूल लोग नज़र आएंगे जो आपको सिर्फ डिग्रेड करेंगे, सिर्फ हर वक्त आपको रियलाइज़ कराएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, और आप मायूस होकर कुछ नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो कहते थे कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लाइफ में जितनी भी बड़ी मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी आए, लोग, मैं हैरान होता हूँ जो फेसबुक पे आके कहते हैं मैं सोच रहा हूँ मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं सोचता हूँ ये इसने इतना बोलने का जिगरा कहाँ से हासिल कर लिया। इसको वालिदैन नज़र नहीं आए, इसने सोचा ही नहीं अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में। कुछ नहीं मिलता इस तरह की खुदकुशी से। लोग 3-4 दिन बाद भूल जाएंगे, और अगर आप समझते हैं कि खुदकुशी करने से दुनिया को आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित कर देंगे तो दुनिया फिर कहेगी बेवकूफ़ आदमी खुदकुशी कर गया। उस वक्त भी आप ही नकारात्मक डिक्लेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को हार्म पहुंचाने से कोई नुकसान नहीं होता। आपने एक दफ़ा देखना होता है कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से ऐसा है। कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ कंट्रोलेबल नहीं होते। जो कंट्रोलेबल हैं उनके ऊपर एफर्ट करें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जी पेपर पास नहीं हो रहे, लोग इसलिए ताने देते हैं। तो पेपर क्या कुदरतन पास होने हैं, इत्तफाकन पास होने हैं, लक से पास होने हैं, बटन दब जाएगा कोई एक अचानक से तो पास हो जाएंगे? ये एफर्ट से पास किए जा सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और आपका कारोबार चल नहीं पा रहा बावजूद शदीद कोशिश के, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी तरफ से बेस्ट अपनी कोशिश कर सकते हैं, हालात आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होंगे। तो सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है डील विद द प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है लिव विद द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होते, उनके साथ जीना होता है, और रोते रोते भी जी सकते हैं और हंसते हंसते भी जी सकते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स अनसॉर्टेबल हैं तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ हैं, आप ज़रूर उनको कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सा ठीक करने की। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहे तो आप उनके साथ जीना शुरू कर दें। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने परफॉर्मेंस दिखाई तो लाइफ में आप हमेशा आगे चले जाएंगे। किसी भी बंदे ने किसी भी जगह आपको जब भी डिमोटिवेट किया, ज़माने ने जब भी आपके साथ कुछ बुरा किया, आप पे कभी भी गुर्बत आई, आप पे कभी भी मुश्किल आए, हर प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है परफॉर्मेंस। इतना परफॉर्म करें कि जो आपको बेइज्जत करते हैं वो मायूस हो जाएं। इतना परफॉर्म करें कि कुछ अरसे बाद वो जो आपको हकारत से देखते थे आपसे आके कहें यार थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मिल जाएंगे। इस लेवल पे ले जाएं अपने आप को। तो किसी के आप पे किए गए ताने का ये जवाब नहीं है कि आप भी उसी लेवल की गाली उसको दे दें। उसका जवाब ये कि ठीक है, अल्लाह जानता है, मैं साफ़ हूँ दिल से, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं काम करता रहूँगा। मेहनत हमेशा आपको प्रिविलेज देती है। बंदगी, खौफ, अल्लाह का खौफ, अच्छाई की तरफ जाना, बुराई से बचना, तकवा इख्तियार करना आपको हमेशा बाकियों से सुपरलेटिव कर देता है। तो 2 फीचर्स अगर आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें, एक मेहनत करने का जज्बा और एक अल्लाह का डर, आप सबसे आगे चले जाएंगे। क्योंकि मेहनत करने वाले को अल्लाह ने दोस्त कहा है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ कॉलेज चला रहे हैं और हमें पता है कि कभी भी पुलिस वाले आके खामखा तंग करेंगे, कभी किसी महकमे वाले आके तंग करेंगे, तो अगर पुलिस में एक एसपी लेवल का बंदा हमारा वाकिफ़ हो तो हम खुश होते हैं कि अरे भाई एसपी लेवल का बंदा वाकिफ़ हो, उसे कॉल करेंगे, वो मसला हल करा देगा। तो अगर आईजी लेवल का बंदा वाकिफ़ हो, तो अगर एमपीए लेवल का बंदा वाकिफ़ हो, अगर पंजाब का वज़ीर आला आपका वाकिफ़ हो, जैसे जैसे रैंक ऊपर होता जाता है आप तगड़े होते चले जाते हैं। आप कहते हैं मुझे किसी ने क्या कहना, मेरा तो वज़ीर आला वाकिफ़ है। तो अगर प्रेसिडेंट आपका वाकिफ़ हो, वज़ीर आज़म आपका वाकिफ़ हो, तो इन सबसे बहुत ऊपर की हस्ती है। अनफॉर्चुनेटली जब तक फ्रेमवर्क यही रहेगा, हम जो है ना यहीं पड़े रहेंगे। हम फिर सेल्फियाँ खिंचवा के अजीम लोगों के साथ ये साबित करेंगे कि हम अच्छे आदमी हैं। इन सबसे बहुत ऊपर है मालिक की हकीकी, जिसने हमें पैदा किया है। कितना मज़ा है कि आप उसके साथ दोस्ती लगा लें। उसके साथ दोस्ती के उसने कुछ तरीके बताए हैं, उनमें बेस्ट तरीका उसने बताया है मेहनत। वो कहता है मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। और फिर जो मालिक का दोस्त हो उसको किसी ने कुछ कहना है तो अल्लाह से दोस्ती करें। उससे दोस्ती करेंगे तो आपका वो साथ देगा जिसके साथ के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ आजमाइशें होंगी, ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ देगा और सिस्टम में से बेईमानी करके आपको प्रिविलेज देगा। आपको सिस्टम में रहते हुए कुछ तकलीफ़ें भी देगा, लेकिन उन तकलीफ़ों के अंदर से आपको स्मूथली निकाल के अल्टीमेटली जल्दी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो अगर मेहनत करने की आदत डाल लें तो मायूसी भी ख़त्म हो जाएगी। मायूसी क्यों होती है? हम कुछ कर नहीं पा रहे होते, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। आप लाइफ में एफर्ट करना शुरू कर दें, यकीन माने हर मसले का हल है। अगर आज से 12-13 दिन पहले ऑडिट में शदीद मायूसी थी तो आपने ये 12 दिन अगर ये इरादा किया कि नहीं मैंने अब टिका के पढ़ना है, और आप में से कुछ ने वाकई ही मेहनत करके पढ़ा, तो आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल 12-13 दिन पहले से बहुत आगे है।
दिस इज़ ऑलवेज पॉसिबल इन लाइफ। ये वो पेपर है जो 5 महीने में भी लोगों से नहीं ख़त्म होता, और ये पेपर 12 दिन में आपने बहुत अच्छे तरीके से कर भी लिया। इसका मतलब है बड़े से बड़े मसले को हल किया जा सकता है अगर हम इस्तकामत के साथ, फोकस के साथ मेहनत करते रहें। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई भी मसला है, आपने एक काम करना है, परफॉर्म करना है। इतना परफॉर्म करना है, इतना परफॉर्म करना है कि खुद भी आगे चले जाएं, दुनिया भी शर्मिंदा हो जाए, और अल्टीमेटली आप जो है वो सुनना ही छोड़ दें। कोई आपके बारे में पता नहीं जो मर्जी गुमान रखे। आगे टाइम्स आएंगे, आप आर्टिकल्स में जाएंगे, आप मसरूफ़ हो जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे सकेंगे, आपके बारे में लोग कहेंगे तो मगरूर हो गया, या तो अपनी दुनिया में रहता है, इस तरह से करके। क्योंकि आपका एक मकसद है। आपका ये मकसद नहीं है कि आप सबके साथ अच्छी दोस्तियाँ वो करें, आप हर शादी पे पहुँच के जो है वो ढोल बजाएं, हर शादी पे जो है वो नाच गाने में शामिल हो। आपका एक मकसद, आप मकसद अचीव करें। मकसद अचीव करके आप अपनी फैमिली को स्टेबल कर लेंगे तो ठीक है, स्टेबल होकर पर जाएंगे उन शादियों में, बल्कि उन शादियों में पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा इज्जत वाले तरीके से जाएंगे, तो कुछ अरसे के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। दरमियान में जो आपका पढ़ाई वाला टाइम है और ये जो आर्टिकल्स वाला टाइम है, ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है, क्योंकि इसमें आप एक मेहनत मजदूरी भी कर रहे होते हैं अच्छी खासी, और इसी दौरान आपने कुछ पढ़ाई भी करनी होती है, लाइफ में आगे भी जाना होता है। यही वो टाइम होता है जब आपके आसपास वाले आपको दिखा रहे होते हैं, मैं तो इंजीनियर बन गया, मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर बनने वाला हूँ, फलाना तो ऐसे चला गया, फलाना ऐसे आगे निकल गया, और आपको लग रहा होता है कि आप फंस गए हैं। सिर्फ आर्टिकल्स ख़त्म होने की देर होती है। जब ख़त्म हो जाते हैं आपकी गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ये तकरीर अगर मैं पीआरसी के बच्चों के सामने करूँ ना, तो समझा जाएगा कि शायद मैं आप लोगों को सीए में फंसाने के लिए कर रहा हूँ। आपके सामने इस तकरीर का मकसद है कि ये सच्ची तकरीर है। जनरली आप मिलें कभी फाइनलिस्ट से, आप मिलें चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आपको पता लगे कि वो किस लेवल पे सक्सेसफुल हैं, और आपने जिन फेसबुक पे जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सुना और समझा हुआ है अपने सीनियर से, वो कौन लोग हैं। तो फेसबुक, सोशल मीडिया हमेशा मायूसी देते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हमारी फील्ड ऐसी है कि आपको एक स्ट्रक्चर दे देती है। आपके साथ आर्टिकल्स में बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, लोग आपका इस्तेहसाल करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको अच्छे पैसे नहीं देंगे, आपको तंग करेंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे। अभी आपने बहुत मुश्किलें फेस करनी है, लेकिन अगर एक दफ़ा आप उस फेज से गुजर जाएंगे तो आप निखर चुके होंगे। आप एक जॉबेबल एम्प्लॉई होंगे, आप बड़ी अच्छी जॉब कर सकते होंगे, आप अपना कारोबार कर सकते होंगे। तो लाइफ में किसी को ये मौका नहीं देना कि वो आपका कॉन्फिडेंस आपसे छीन ले, आपको डिग्रेड करे। अपनी नज़र में अपने आप को मोतबर रखना है। दुनिया के कहने से आप जलील नहीं होंगे। जलील तब होंगे जब आपको नज़र आए कि आप गलत आदमी हैं। अगर आप सही कर रहे हैं तो दुनिया फिर आपका कुछ नहीं कर सकती। तो हिम्मत से अगले फेज़ की तरफ जाना है और ये आर्टिकल्स गुजारने हैं। इनमें बाईपास कोई नहीं है, इसमें शॉर्टकट नहीं है कि आप कहें किसी तरह से मैं ऐसे ना करूं। आपको नज़र आएगा आपके साथ वाला कोई 50-60 हज़ार रुपये कमाना शुरू करेगा, यार मैं ऑनलाइन काम करता हूँ 50-60 हज़ार कमा लेता हूँ। 4 साल बाद भी शायद वो 50-60 हज़ार रुपये ही कमा रहा होगा। लेकिन आर्टिकल्स करने के बाद भी आपके पास वो वाली ऑप्शन भी है, आप ऑनलाइन भी कमा सकते हैं। और चूँकि आप आर्टिकल्स कर चुके हैं तो आपको अच्छी नौकरी, अच्छे तरीके से चीज़ें मिल सकती हैं। अभी कल परसों 1-2 लोग मिलने आए, वो अभी फर्म में थे, आर्टिकल्स में उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उन्हीं की फर्म ने उनको मैनेजर के तौर पे भी रख लिया है। तो मैंने कहा हाँ भाई क्या इस वक्त जॉब मार्केट क्या चल रही है? उन्होंने कहा सर मुझे 2.5 लाख की ऑफ़र है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा और ज़रा देखूँ, शायद इससे बेहतर ऑफ़र मिल जाए। आर्टिकल्स अभी ख़त्म हुए हैं उसके, लेकिन उसने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर दिया। तो 2.5 लाख की ऑफ़र पे वो सोच रहा है कि मुझे लग रहा है कि ज़रा हल्की ऑफ़र है, मैं थोड़ी सी, और कोई बहुत ज़बरदस्त तूफ़ानी फर्म से ऑडिट नहीं किया, दरमियानी सी फर्म से ऑडिट किया है, लेकिन क्वालिफाई किया है। तो हमारी फील्ड की अल्हम्दुलिल्लाह मांग है, डिमांड है, आज भी डिमांड है। किसी को ये मौका नहीं देना कि वो आपको मायूस कर दे और आप आर्टिकल्स के बीच में आर्टिकल्स छोड़ के किसी ऐसे काम की तरफ चले जाएं जिसमें 2-3 साल बाद पता लगे ये तो स्टेबल काम ही नहीं था। आर्टिकल्स एक दफ़ा गुजार लिए तो पूरी ज़िंदगी लाइफ के साथ काउंट हो रहा होगा कि हाँ भाई इस बंदे को काम आता है। तो भागना नहीं है आर्टिकल्स की फेज से। हाँ, फाइनल के पेपर नहीं दे पा रहे वो एक अलग चक्कर है। आप उसकी जगह एसीसी के पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है, वो आपका अलग डिसीजन हो सकता है। बट वो जो आर्टिकल्स वाला टाइम है उसको ज़रूर गुजारना है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों ने दोबारा इस तरह से सामने कब आना है। और हम लोग बाद में एक इंडक्शन का सेशन भी करते हैं जब आप पेपर्स आखिरी पेपर से फ्री होते हैं। तो ट्यूसडे वाले दिन लास्ट पेपर होता है, वो आपका नहीं होता, आपका तो मंडे को ऑडिट का होता है। तो ट्यूसडे की शाम मोस्ट प्रॉब्ली बशर्ते सेहत ज़िंदगी शायद इसी कमरे में हम इकट्ठे हो रहे हों और हम आपको थोड़ा सा बता रहे हों कि आर्टिकल्स का क्या सिलसिला है, वहाँ अप्लाई कैसे करना है, पिछले 6 महीने में लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें आई, कौन सी अप्रोच बेहतर है, इंडस्ट्री बेहतर है, फर्म बेहतर है, बिग 4 क्या है, अदर देन बिग 4 क्या है, सारी मिथ, सारी चीज़ें। वो अच्छा खासा लंबा 2.5-3 घंटे का सेशन होता है जिसमें हम थ्रू आउट उस प्रोसेस पे रोशनी डालते हैं, थोड़ी सी आपकी हेल्प करते हैं, थोड़ा सा डाटा आपके लिए सॉर्ट करके, कुछ नाम, कुछ एड्रेस, कुछ फ़ोन नंबर, कुछ प्रोसेस आपको पहले से बताते हैं, और कुछ जगह फिर आपकी कम्युनिटी
कम्युनिटी बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं, आप उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको पता लगा फलाना जगह इंडक्शन ओपन हुई, आपने ग्रुप में आके लिख दिया, किसी को पता लगा फलाना इंडस्ट्री में शुरू हुई, उसने वहाँ पे लिख दिया, तो एक कम्युनिटी बन जाती है, आप लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला होप करता हूँ कि उस वाले सेशन में जो है हम मिलें, और तब मिलें जब आपने आखिरी पेपर दिए हो। अगर आखिरी पेपर नहीं दिए तो बिलावजह सेशन में मत आइएगा। सही वक्त पे सही टेंशन का मज़ा आता है। जब आप आखिरी पेपर दें उस वक्त सोचें कि आगे की दुनिया क्या है। इस वक्त ये मत सोचें कि मुझे फर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वक्त ये सोचें कि मेरा फ्रॉड का सवाल पेपर में अच्छा सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैं 705 वाले सवाल को सही से सॉल्व करने की पोजीशन में हूँ या नहीं। आज की टेंशन ये है कि मेरा पेपर अच्छा होगा या नहीं। इस सवा महीने आपने अब कोई और टेंशन नहीं लेनी, अब सिर्फ पेपरों की टेंशन लें। पेपरों के बाद बहुत टाइम होगा। मैं अक्सर कहता हूँ उस दिन कि ये आपकी आखिरी सबसे बड़ी छुट्टियाँ हैं। इसके बाद ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी छुट्टी नहीं आती, क्योंकि वंस आपने आर्टिकल शुरू कर लिए तो फिर तो आप अपने उसी निज़ाम पे चलते रहेंगे। फिर आप जॉब शुरू कर देंगे तो जॉब में तो एक हफ़्ता बहुत बड़ी छुट्टी होती है। तो इस दफ़ा आप पेपर देंगे, उसके बाद 2.5-3 महीने का गैप आ जाता है, और इस 2.5-3 महीने में आपने कोई इम्तिहान नहीं देना होता। वरना बाकी छुट्टियां ऐसी होंगी जो पेपर की छुट्टियां होंगी, उन छुट्टियों में भी आप बैठ के किताबें पढ़ रहे होंगे। तो एक लास्ट टाइम आएगा जब आप लाइफ में अच्छे तरीके से खुशियां अपनी वापस ला सकते हैं। जो आपने फिल्में बीच में नहीं देखी वो देख लें, जिन शादियों पे आप नहीं जा सके कम से कम जाके उनके बच्चे की मुबारकबाद देने पहुंच जाएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने ताल्लुकात बहाल करें, अपने आप को बेहतर करें। लेकिन ये आज की बातें नहीं है, उस वक्त की बातें हैं। आज की बात ये कि अब हमने चैप्टर 3 को ख़त्म करना है इंशाल्लाह। जी इन्होंने जी शादियाँ दोबारा करवा दें, उसके लिए तो पहले तोड़वानी पड़ेगी ना पिछली शादी। नेगेटिव तो है ही नहीं ना चक्कर। इनका 4 की ऑप्शन है, 4 की ऑप्शन अदल के साथ है। ये कह देना बड़ा आसान है, लेकिन अदल जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है। तो वही वाली बात है, लोगों से पूछें, एक नहीं संभाली जा रही होती, आप 4 जो है ना, अजीब ही क्या मुश्किल बात है। बगैर शादीशुदा लोगों की ना फैंटेसी और होती है, मज़ा ही नहीं है मसलों मसाइल का। खैर इधर वापस आते हैं। चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग की हमने बात की। कल हमने पढ़ा प्लानिंग और कल हमने पढ़ा मटेरियलिटी के बारे में। आज के हमारे 2 प्राइम टारगेट्स हैं, रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ है और फ्रॉड को किस तरह से डील करना है। रिस्क असेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। अब अगेन रेगुलर क्लास हो तो हम पूरा मैप बना के, टेबल बना के, परसेंटेजेस बना के पूरा हिसाब किताब कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त हम रिस्क असेसमेंट को थोड़ा सब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर फ्रॉड की तरफ आएंगे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर 3 ऑफ कर दें, जी रिस्क असेसमेंट ऑडिट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है। और ये ऑडिट का फेज़ क्यों है? क्या इसमें हम एरर और फ्रॉड ढूंढते हैं? क्या इसमें हम बता देते हैं कि सेल्स सही नहीं है, परचेज सही नहीं है? नहीं, हम सिर्फ रिस्क को असेस करते हैं। पुराने ज़माने में जो ऑडिटर्स होते थे वो करते थे सब्सटेंटिव अप्रोच पे काम, सब्सटेंटिव टेस्टिंग पे काम। वो मैक्सिमम चीज़ों पे काम करते थे। उस अप्रोच को कहते थे ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट। ऑडिटर आता था, थोड़ी देर की लाइट ऑन कर देते हैं, 3। ऑडिटर आता था और ऑडिटर आके 100% चीज़ें चेक करने की कोशिश करता था। पुराने ज़माने में ऑडिटर बड़ा मेहनती काम होती थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता था। 12-15 बंदे लेके क्लाइंट पे आ जाता था और उनके सारे के सारे अकाउंट, सारी देखने की कोशिश करता था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से 100% तक नहीं जा पाता था। फिर भी एक सब्सटेंशियल कवरेज करने के बाद ओपिनियन देता था, लेकिन उस ओपिनियन के बाद भी रीज़नेबल एश्योरेंस देते हुए उसे डर ही लग रहा होता था। वही वाली बात है कि अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन है तो बहुत मेहनत करके 3000 देख लेगा। तो ऐसे में सब्सटेंटिव अप्रोच ही होती थी कि आपने सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने आने, हर एरिया पकड़ना और उसको ऑडिट शुरू कर देना है। ज़माना थोड़ा सा आगे गया और थोड़े से चालाक ऑडिटर्स आए। उन्होंने कहा नहीं जी, सब्सटेंटिव अप्रोच से एक ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। उस अप्रोच को उन्होंने कहा सिस्टम बेस्ड अप्रोच। उन्होंने कहा रादर देन कि आप 30-40 एरियाज़ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर गहराई में लगाएं, आप एक 30-40 एरियाज़ का सिस्टम समझ रहे हैं। याद है जैसे हमने कहा था, सिस्टम समझें, डॉक्यूमेंट करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएं। जब आप 40 एरियाज़ का सिस्टम समझ के उनके ऊपर काम करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि उनमें से 22-23 एरियाज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें तो एरर और फ्रॉड होने के चांसेस
काफ़ी कम है। तो फिर आप उन 22 एरियाज पे थोड़े बहुत हल्के फुल्के सब्सटैंटिव या एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लेते हैं, और जो 18 कमज़ोर एरियाज हैं उन पे ज़्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा देते हैं। तो ये अप्रोच कहलाती थी सिस्टम बेस्ड अप्रोच। ज़माना थोड़ा सा आगे गया और वो ऑडिटर आए जो रिस्क बेस्ड ऑडिट करते थे। उन्होंने कहा भाई सबसे पहले देखो किस एरिया में रिस्क ज़्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक बैंक का अगर आप ऑडिट करने गए और एक बैंक में जो बिल जमा हुए हैं, बिजली के बिल जमा हुए हैं, वो 1 लाख बिल जमा हुआ है पूरे साल में। बैंक में 1 लाख बिल जमा हुए हैं और आपका एरिया है कि बिलों से आने वाली जो बैंक की इनकम है उसको वेरीफाई करना है। तो जो सब्सटैंटिव ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, उस 1 लाख बिलों में से 4, 5, 6, 7 हज़ार बिल उठा के चेक करेगा, उनके ऊपर प्रोसीजर लगाएगा, मेहनत करेगा। इतनी मेहनत के बाद भी वेरीफाई सिर्फ 7-8% कर सकेगा। तो सिस्टम बेस्ड ऑडिटर क्या करेगा, सिस्टम बेस्ड ऑडिटर पहले सिस्टम को समझेगा, बिल जमा करने का सिस्टम क्या है। हाँ जी, ऊपर कैमरा लगा होता है, एक बंदा आता है, वो बिल देता है, बिल पे एक रेफरेंस नंबर होता है, वो सिस्टम में डाला जाता है, सिस्टम से ऐसे वो चीज़ निकलती है, सिस्टम में अमाउंट लिखी नजर आती है, सामने अमाउंट नजर आती है, उस बंदे से पैसे लेते हैं, पैसे वापस करते हैं, एंट्री होती है, रात के वक्त एक बंदा रिकनसाइल करता है, एक पैसे का टैली करने के बाद बैंकर बैंक से निकलता है। जब आपने सिस्टम सुना तो आपको बड़ा मजे का लगा, मजबूत लगा। सिर्फ सुनना काफ़ी है, ये तो एग्जिस्टेंस है। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये निज़ाम इसी तरह से काम कर रहा है। जब आपने चेक किया और निज़ाम वाकई ही उसी तरह से काम कर रहा था तो आपको कंफर्ट आ गई। तो आपने कहा भाई मुझे बैंक के अंदर बिल कलेक्शन का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो इसका मतलब है वहाँ एरर और फ्रॉड होने के चांसेस। आपने सिर्फ 50 बिल उठाए और एहतियातन उस पर कुछ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगा दिए, और मज़े की बात है उन 50 में सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने से कोई मसला भी नहीं निकला। छोटा सा सैंपल उठाया क्योंकि अब आपको सिस्टम पे कंफर्ट। तो वो जो सब्सटैंटिव बेस्ड ऑडिटर था उसने ज़्यादा मेहनत की, और जो सिस्टम बेस्ड ऑडिटर है उसने सिस्टम को समझने पे मेहनत की, लेकिन उसके बाद 50 बिलों से उससे ज़्यादा एश्योरेंस पे पहुंच गया जहां वो 7-8 हज़ार बिलों से नहीं पहुंचा था। तो तीसरा ऑडिटर कौन सा है जो लेटेस्ट ऑडिटर है, रिस्क बेस्ड ऑडिटर। रिस्क बेस्ड ऑडिटर आके कहेगा यार एक बैंक का जब ऑडिट कर रहे हैं तो बिल कलेक्शन कितना को बड़ा एरिया है, 1 लाख बिल, एक बिल पे बैंक 8 रुपए कमाता है, 8 लाख रुपए। वो बैंक जिसकी बिलियंस में कमाई है उस पे 8 लाख का एरिया, उसने कहा ये लेस रिस्की है। तो उसने इतनी जहमत भी नहीं करनी कि उसके कंट्रोल्स को समझे, चेक करे अच्छी तरह से, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के सोचे कि मैं थोड़े से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगा लूँ। तो रिस्क बेस्ड ऑडिटर शुरू में एक फिल्टर लगाएगा और जो रिस्की एरियाज है उनके ऊपर फिर देखेगा कि मैंने कहाँ सिस्टम चेक करना है, कहाँ सब्सटैंटिव में जाना है। बात समझ आ रही है? 3 ऑफ कर दीजिएगा। सब्सटैंटिव अप्रोच, 3 तरह की अप्रोच। पहली अप्रोच सब्सटैंटिव अप्रोच, एवरी आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेस्टेड एंड वाउच्ड टू सपोर्टिंग एविडेंस। हर चीज़ को आप सपोर्टिंग एविडेंस तक चेक करेंगे। अप्रोच छोटी एंटिटीज जिनकी कम ट्रांजैक्शन है वहाँ अच्छा चलती है, लेकिन इस अप्रोच से क्या हो जाता है, ओवर ऑडिटिंग। उससे अगली अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच। जो गिवन सिस्टम है उसको टेस्ट करते हैं, एम्फेसिस टेस्टिंग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे कम होता है और सिस्टम पे ज़्यादा होता है। इससे भी ओवर ऑडिटिंग हो जाएगी क्योंकि आप सारे के सारे सिस्टम्स को देख रहे होंगे। जो लेस रिस्की है आपको उसमें भी मेहनत करनी पड़ रही होगी। तीसरी अप्रोच क्या है, आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें प्लानिंग स्टेज पे, और ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान उन रिस्की एरियाज पे ज़्यादा फोकस करें। तो ऐसे में आजकल अक्सर फर्म ऑडिट रिस्क अप्रोच और सिस्टम टेस्टिंग अप्रोच को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि फर्स्ट करें 40 एरियाज थे तो 40 के 40 पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाए, वो सब्सटैंटिव अप्रोच है। 40 एरियाज थे, आपने कंट्रोल्स को चेक करके और कहा 25 में स्ट्रॉन्ग हैं और 15 में वीक हैं। इन वीक पे आपने लगा दिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो 40 के 40 पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाए लेकिन सब्सटैंटिव लगाए। तो रिस्क वाला ऑडिटर आके देखिएगा 40 में से 20 तो लेस रिस्की हैं और 20 में रिस्क है। पर उन 20 को जब चेक करेगा तो पता लगेगा 15 स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं और 5 में, तो 5 पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाएगा, 20 पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएगा और 40 पे रिस्क असेसमेंट करेगा। तो अगेन ये 3 अप्रोचेज हैं और इस वक्त हम लोग जो ऑडिट पढ़ रहे हैं दैट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट। हम रिस्क बेस्ड ऑडिट की बात कर रहे हैं कि रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या है और किस तरह से है। अब जब ऑडिट रिस्क का मॉडल देखने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 तरह के रिस्क आ जाते हैं। वो उसकी स्लाइड मेरे पास शायद यहाँ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है जो समझ नहीं आएगी आपको, इग्नोर करते हैं, ज़बानी बात करते हैं। रिस्क बेस्ड मॉडल क्या है, जब ऑडिटर रिस्क पे काम कर रहा होता है तो ऑडिटर ने ये देखना होता है कि किसी भी चीज़ में इनहेरेंट रिस्क कितना है, किसी भी चीज़ में इनहेरेंट रिस्क कितना है, और अगर किसी चीज़ में इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होगा तो फिर वो उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाएगा।
अभी हमने बात की 40 एरियाज को देखेगा, 20 में रिस्क नहीं नजर आया और 20 में रिस्क था। इसका मतलब उन 20 में इनहेरेंट रिस्क था। इनहेरेंट रिस्क किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का गलती या फ्रॉड की तरफ जाने का जो रुझान है उसे हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। ससेप्टेबिलिटी ऑफ एनी आइटम टूवर्ड्स मिस स्टेटमेंट, इसे क्या कहेंगे? इनहेरेंट रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क आपने देख लिया तो पता लगा कुछ एरियाज में है और कुछ एरियाज में नहीं है। जिन एरियाज में नहीं है आपने इग्नोर कर दिया उन्हें या उन पे कम काम किया, और जिनमें है उसमें अब आप कंट्रोल्स चेक करेंगे। जब कंट्रोल्स चेक करेंगे तो एक दूसरी तरह का रिस्क आ जाएगा, उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है? एक रिस्क के शायद इनके कंट्रोल्स ऐसे ना हो कि वो एरर फ्रॉड को आइडेंटिफाई, डिटेक्ट या करेक्ट कर सके, ये कंट्रोल रिस्क है। अगर कंट्रोल रिस्क भी कम हो जाए, इसका मतलब आपने पहले रिस्क असेसमेंट की, 20 एरियाज में रिस्क नहीं था, 20 में था। जब 20 पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाए तो 15 में कंट्रोल रिस्क नहीं था और 5 में कंट्रोल रिस्क था। अब उसमें अगले लेवल पे आएंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाएंगे। जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं तो जब आप कम प्रोसीजर लगाते हैं तो रिस्क रह जाता है कि ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाएंगी, और जब ज़्यादा प्रोसीजर लगाएंगे तो वो रिस्क कम हो जाएगा। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते वक्त जो रिस्क होता है उसको हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है? किताबों में आपको नजर आएगा किसी भी चीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाने की ससेप्टेबिलिटी, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीज़ की मटेरियल स्टेटमेंट की तरफ जाने की ससेप्टेबिलिटी, चांसेस। कंट्रोल रिस्क एक रिस्क के शायद इनके कंट्रोल्स चीज़ों को ना पकड़ सकें। डिटेक्शन रिस्क एक रिस्क के शायद ऑडिटर की प्रोसीजर भी गलती को ना पकड़ सकें। तो अगर एक चीज़ में इनहेरेंट रिस्क हो, कंट्रोल रिस्क भी हो और डिटेक्शन रिस्क भी हो, तो इसका मतलब है कि आपका ऑडिट रिस्क हैवी है। अगर वो दोनों रिस्क हैं तो आपको फिर डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा। इनमें से हमारे कंट्रोल में एक ही रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क। हम ज़्यादा प्रोसीजर लगाएंगे कम हो जाएगा रिस्क, कम प्रोसीजर लगाएंगे बढ़ जाएगा। कंट्रोल रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में। मजबूत कंट्रोल्स लगाएंगे कम हो जाएगा, कमज़ोर कंट्रोल लगाएंगे बढ़ जाएगा। इनहेरेंट रिस्क ना मैनेजमेंट के कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में। इनहेरेंट का मतलब है जो उसमें विरासती रिस्क है, उसमें बिल्ट इन रिस्क है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि 5,000 रुपए के नोट की मोहब्बत आपके दिल से नहीं निकाली जा सकती। अगर 5,000 का नोट कहीं पड़ा हुआ होगा तो किसी का भी दिल कर जाएगा उसे उठाने का। उस नोट में एक ख़ास बात है, वो बड़ी अमाउंट का है और छोटा है, उसको फोल्ड करके जेब में रखना आसान है और उसके ऊपर कोई ओनरशिप भी नहीं आ रही होती। तो इसका मतलब है वो नोट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ है जो ख़तरनाक है। लेकिन अगर 5,000 की कुर्सी होगी तो उसमें चोरी होने का इनहेरेंट रिस्क कम होगा, क्योंकि उसे उठाना मुश्किल है, उसे ले जाना मुश्किल है, उसको कैरी करके छुपाना मुश्किल है, उसको बेचना मुश्किल है। लेकिन 5,000 वाला, तो 5,000 में इनहेरेंट रिस्क बाय डिफ़ॉल्ट है और कुर्सी में इनहेरेंट रिस्क नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रिस्क असेसमेंट के इस चैप्टर में हमने इनहेरेंट रिस्क पे बात करनी है, क्योंकि कंट्रोल रिस्क कम ज़्यादा होना टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम समझ चुके हैं। डिटेक्शन रिस्क जो कि मेनली सैम्पलिंग रिस्क पे डिपेंड करता था उसके ऊपर भी हमारी बात हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने समझना है कि एक इदारे के कौन कौन से एरिया में इनहेरेंट रिस्क होता है, कौन कौन से में इनहेरेंट रिस्क कम होता है, कहाँ कहाँ ज़्यादा। जहाँ इनहेरेंट रिस्क कम हो वहाँ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्के फुल्के एनालिटिकल प्रोसीजर से काम चला सकते हैं। इनहेरेंट ज़्यादा है लेकिन कंट्रोल ने उसे कवर कर लिया तो भी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनहेरेंट भी था, कंट्रोल रिस्क भी था, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा प्रोसीजर लगाने होंगे ताकि मैं गलती, एरर वगैरह को या फ्रॉड को पकड़ सकूं। और अगर मैंने भी सही काम ना किया तो देयर इज़ अ रिस्क कि शायद मेरा ऑडिट अच्छी क्वालिटी का, इस रिस्क को कहते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इन तीनों का मल्टीपल होता है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन, कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। ये बात समझ आ रही है? अब हमारा टारगेट है इस इनहेरेंट रिस्क पे बात करना कि इनहेरेंट रिस्क कहाँ से आता है, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से होता है। इनहेरेंट रिस्क किसी भी चीज़ में बिल्ट इन रिस्क, किसी भी इदारे में कुछ चीज़ों में रिस्क ज़्यादा होगा, कुछ चीज़ों में रिस्क कम होगा। जैसे वही वाली बात है कि मैंने आपसे कहा कि हमारे फाइनेंशियल्स आपको मिल जाएं तो आप कौन सा एरिया देखेंगे, तो आपका फोकस था रेवेन्यू, आपका फोकस था टीचर कॉस्ट। इसका मतलब है कि टीचर कॉस्ट या रेवेन्यू में गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है, उस पर फोकस है, या यूज़र उससे डिस्टर्ब होंगे,
लेकिन अगर नॉन करंट एसेट में गड़बड़ हो गई तो वो तो किसी का फोकस ही नहीं है। तो इसका मतलब है ज़्यादा रिस्क कौन से एरिया में है। जब हम बात करते हैं कि हमारा रेवेन्यू है और रेवेन्यू लोग देखना चाहते हैं, तो रेवेन्यू में छोटी सी भी गलती टॉलरेट नहीं होगी, और एसेट में 1 करोड़ की भी मिसस्टेटमेंट चल जाएगी, तो हमें ज़्यादा ध्यान ऑडिट करते हुए किस एरिया पे करना चाहिए, जहाँ पे ज़रा सी भी गलती टॉलरेट नहीं होनी। तो होता ये है कि हम ऑडिट करते हुए देखते हैं कि ज़्यादा रिस्की एरियाज़ कौन से हैं। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जो मेट्रो को ऑडिट करने जाएगा उसके लिए सबसे ख़तरनाक एरिया होगा इन्वेंट्री, क्योंकि मेट्रो में इन्वेंट्री बहुत बड़े लेवल पे होगी और इन्वेंट्री में गड़बड़े होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन वही जब हमारा ऑडिट करने आएगा तो हमारे यहाँ इन्वेंट्री में पड़े होंगे मार्कर शार्कर डस्टर वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो हमारे यहाँ वही एरिया क्या हो जाएगा, लेस रिस्की हो जाएगा। तो मेट्रो में जो ऑडिट करने जाएगा तो वहाँ रिसीवेबल का एरिया बहुत लेस रिस्की होगा, क्योंकि मेट्रो में लोग कैश में डील करते हैं, बहुत ही कोई 1-2 क्लाइंट होंगे जो उनसे क्रेडिट में माल उठा रहे होंगे, तो वहाँ रिसीवेबल या बैड डेट की प्रोविजन का एरिया लेस रिस्की होगा। रिस्की किसे कहते हैं, जिसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, एरर या फ्रॉड की तरफ जाने का जिसमें रुझान हो, वो रिस्क है। तो मेट्रो में रिसीवेबल में गड़बड़ के चांसेस कम हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में ज़्यादा है, हमारे में तो बहुत ही रिस्क है। तो कहने का मतलब है कि हमारी नेचर ऑफ बिजनेस जो समझेगा वो इस एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, रिसीवेबल को या रेवेन्यू रिकग्निशन को, और जो मेट्रो को ऑडिट करेगा वो इन्वेंट्री को ज़्यादा फोकस करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर को आते साथ ही एंटिटी को समझना होगा, उसकी नेचर क्या है, वो किस तरह के काम कर रही है, चीज़ों को किस तरह से लेके चल रही है। एंटिटी को समझने के लिए आप क्या प्रोसीजर लगाएंगे, आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएंगे। रिस्क असेसमेंट में उन 7 में से 4 प्रोसीजर्स लगते हैं, 7 याद है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन वगैरह। तो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर, ये 4 चीज़ें लगते हैं रिस्क असेसमेंट के वक्त। किताब से पूछते हैं, अब हम 1 भी ऑफ कर सकते हैं। ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इंक्लूड्स फॉलोइंग, वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, इंटरनल ऑडिट वालों से और कुछ और लोगों से जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इंक्वायर करेगा एंटिटी के बारे में, नेचर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। देन एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा, रेशियोज और ट्रेंड को देख के अंदाज़ा लगाएगा कि कौन से एरियाज खतरे वाले लग रहे हैं और कौन से कम हैं। इसी तरह से ऑब्जर्व और इंस्पेक्ट करेगा डिफरेंट चीज़ों को, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल को, उनके निज़ाम को। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अगर आपसे को पूछे तो आपने कहना है 4 हैं। इन 4 तरीके से ऑडिटर मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है। उसने इन्फॉर्मेशन क्या हासिल करनी है, 5 डायमेंशन में आपने एंटिटी को समझना है। ये 5 बातें याद रखनी है आपने। किसी भी एंटिटी को जब समझना है तो आपने उसकी ये 5 बातें समझनी है। नंबर 1, उनकी इंडस्ट्री क्या और उनके क्या रेगुलेटरी फैक्टर्स वगैरह हैं। आप बैंकिंग का ऑडिट करने गए हैं तो बैंक की इंडस्ट्री क्या है, वहाँ किस तरह के खतरे होते हैं, उनके यहाँ कौन कौन सी रेगुलेशन है, क्या उनके यहाँ कोई प्रूडेंशियल रेगुलेशंस तो नहीं फॉलो करने हैं, क्या उनका फ्रेमवर्क बाकी फ्रेमवर्क से डिफरेंट तो नहीं है। तो जब मैं बैंक को समझूंगा तो मुझे समझ आएगा कि बैंक के अंदर चूंकि स्टेट बैंक के रूल्स भी फॉलो करने होते हैं तो रिस्क बढ़ गया कि अब मुझे वो भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें जिसको चेक करना है उसका इंडस्ट्री कौन सी है, फिर देखिए उसकी नेचर क्या है। क्या मतलब इंडस्ट्री और नेचर में क्या फ़र्क होता है, उनका उसमें किस तरह का काम है। फॉर एग्जांपल आप ऑडिट करने गए एक स्कूल का, स्कूल की इंडस्ट्री एजुकेशन। एजुकेशन इज प्रिज्यूम टू बी बहुत सेफ इंडस्ट्री। वालिदैन एडवांस में पैसे जमा कराते हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है, जब तक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ना दे दूसरी जगह पे दाखिला नहीं होता। बच्चे को इम्तिहान देने के लिए स्कूल कॉलेज ने इजाज़त देनी होती है तो वो बोर्ड का इम्तिहान दे पाता है, वरना वो बोर्ड का इम्तिहान नहीं दे पाता। और स्कूल कॉलेज ने जो फीस रिकवर करनी होती है पहले लेते हैं, फिर उसको इजाज़त देते हैं वो इम्तिहान दे। तो इंडस्ट्री तो बहुत सिक्योर है, लेकिन उसी एजुकेशन इंडस्ट्री में SBI भी है बेचारा। तो फिर नेचर ऑफ एंटिटी समझेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेज, ट्यूशंस, नो रेगुलेशन, नो कंट्रोल ओवर स्टूडेंट। चूँकि हम सिर्फ ट्यूशन देंगे, हम बच्चे का दाखिला नहीं भेज रहे, बच्चा प्राइवेटली अपना दाखिला भेज रहा है, हमने सिर्फ उसे पढ़ाना है। तो ऐसे में इंडस्ट्री तो मज़ेदार थी, लेकिन हमारी एंटिटी की जो नेचर है वो मज़े की नहीं है। तो ऑडिटर क्या देखे, इंडस्ट्री भी देखे और फिर
एंटिटी की नेचर देखें कि ये एंटिटी किस नोयत की है, इसकी किस तरह का ऑपरेशन है, इसकी क्या ओनरशिप है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इनकी क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी क्या मामलात हैं। देन इनकी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के निज़ाम को समझें। जिस भी एंटिटी को ऑडिट करने गए देखिए वो पॉलिसीज सिलेक्ट कैसे करते हैं, पॉलिसीज अप्लाई कैसे करते हैं, उनका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, क्या वो कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्या उनके स्टैंडर्ड्स की जानकारी उन्हें है, क्या वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंट सही बनाते हैं। फिर ये देखिए उनकी ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। क्या एंटिटी में बहुत ग्रोथ तो नहीं हो रही, अगर बहुत ग्रोथ हो रही है तो याद है उसमें रिस्क है, नए सॉफ्टवेयर्स तो नहीं आ रहे, नए लोग तो नहीं आ रहे, नई प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च कर रहे, आईटी में बहुत ज़्यादा तो नहीं घुस रहे। तो जैसी जैसी स्ट्रेटजी होगी वैसा वैसा रिस्क होगा। एक एंटिटी जो एजुकेशन में है और एक एंटिटी जो एजुकेशन के साथ ऑनलाइन एजुकेशन में भी है, दोनों के रिस्कों में फ़र्क होगा। तो समझें इनकी स्ट्रेटजी और इनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं। एंड फाइनली ये समझें ये अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मैयर कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं। एक इदारे की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे मैयर होती है, बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैयर होती है, उसके पास डिपॉजिट और एडवांसेस कितने पड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिपॉजिट्स और एडवांसेस में हेर फेर करने की कोशिश करेंगे। अगर एक कॉलेज की परफॉर्मेंस, एक एफएससी की कॉलेज की परफॉर्मेंस इस बात से तय होती है कि उसके कितने बच्चे बोर्ड में कामयाब हुए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर एक हॉस्पिटल की सक्सेस इससे जानी जाती है कि उसका सक्सेस रेट ऑफ ऑपरेशंस क्या है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो अपने जहां गड़बड़ करेंगे फाइनेंशियल में, जिन डिस्क्लोजर में, वो कौन से होंगे, इनके ऑपरेशंस का जो सक्सेस रेट है। तो ये ज़रूर जाने कि उस इंडस्ट्री की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे मैयर होती है, किन फैक्टर्स पे मैयर होती है, उन फैक्टर्स पे काम करें, हो सकता है वहाँ आपको कुछ चीज़ें मिल जाएँ। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने किसी भी एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है तो कैसे करना है, इंक्वायरी करनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं। वो लगा के हासिल क्या करना है, इन 5 चीज़ों के बारे में मालूमात। एंटिटी की इंडस्ट्री क्या है, उस इंडस्ट्री के अपने रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, इनकी नेचर क्या है, ये किस किस्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस मैयर करने का क्या तरीका है, इनकी स्ट्रेटजीज़ और ये चीज़ें क्या हैं। चूँकि ये समझने से हमें पता लग जाएगा कि इनके रिस्क क्या है। जी इनकी इंडस्ट्री है, ये लिहाफ बनाते हैं, ये वो इंडस्ट्री है जो सर्दियों में उड़ने वाले लिहाफ बनाते हैं। तो इस इंडस्ट्री के अपने रिस्क हैं। इस इंडस्ट्री में साल में 3 महीने काम होगा और 9 महीने स्टॉक रखा रहेगा। तो स्टॉक रखा रहेगा, कोई ख़तरा तो नहीं। अब अगेन बिजनेस रिस्क, वो रिस्क हैं जो किसी भी सिग्निफिकेंट कंडीशन या हालात वाक़यात के तगैर व तबद्दुल से बिजनेस को खतरे हों। तो मैं जब इन 5 चीज़ों को समझूंगा तो मैं इन 5 चीज़ों में ढूंढूंगा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं, एक एंटिटी के बिजनेस में जो छुपे हुए रिस्क हैं वो क्या है। जैसे हमारे बिजनेस में अगर आप आके देखें तो हमारा बिजनेस रिस्क ये है कि हमारे बच्चे पैसे दिए बगैर भाग जाएंगे, ठीक है। हमारा बिजनेस रिस्क ये है कि शायद टीचर सही से नहीं पढ़ाएगा और हम बदनाम हो जाएंगे। ये बिजनेस रिस्क है ना। आपने इस तरह के बिजनेस रिस्क हर इंडस्ट्री जिसका भी ऑडिट करना है उसको देखना है। तो वो जो लिहाफ बनाने वाली इंडस्ट्री है उसमें हमने ये समझा कि उनका बिजनेस रिस्क ये है कि उनके लिहाफ पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। जब 9-10 महीने बाद दोबारा मार्केट में आएंगे तो वो पुराने फैशन के हो चुके होंगे, शायद वो उतनी अमाउंट पे सेल ना हो पा रहे हों। ये क्या है, बिजनेस रिस्क। समटाइम आईकैप आपको सिचुएशन देता है और कहता है इसमें से बिजनेस रिस्क निकालो। इसके ऊपर सर उसामा आप सेशन शेयर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। फिर वो कहते हैं कि इस बिजनेस रिस्क का ऑडिट रिस्क बताओ। बिजनेस रिस्क है, इदारे को क्या रिस्क है। ऑडिट रिस्क है, ऑडिटर की नज़र में अकाउंट्स में क्या गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस रिस्क ये था कि उनकी सेल सिर्फ 3 महीने होगी और स्टॉक उन्हें 9 महीने तक रखना पड़ेगा। ऑडिट रिस्क ये है कि शायद वो सेल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, शायद गलत सीजन में सेल रिकॉर्ड करें, शायद मैचिंग कॉन्सेप्ट आउट हो जाए, रेवेन्यू 3 महीने का और खर्चे 12 महीने के शायद आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट ना कर पा रहे हो। इन्वेंट्री के अंदर लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के मसले बन जाएंगे, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के मसले बन जाएंगे। तो बिजनेस रिस्क था कि वो जो सोच रहे थे कि हमारा तो बिजनेस ख़राब हो रहा है, और ऑडिट रिस्क ये कि उनके बिजनेस में अकाउंटिंग में क्या एरर या फ्रॉड हो सकता है। ये बात समझ आ रही है। हमारा बिजनेस रिस्क ये है बच्चे पैसे दिए बगैर भाग जाएंगे। ऑडिटर हमारा बिल्कुल कोई सगा नहीं है, उसको हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, ठीक है, बच्चे भाग जाएंगे सो व्हाट। लेकिन बच्चों के भाग जाने का हमारे फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। हमारे फाइनेंशियल में जो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है गलत किया हुआ है, बच्चा तो है ही नहीं, भाग गया है। हमने जो रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है ओवर स्टेट हो रहा है, हमने जो बैड डेट रिकॉर्ड किया हुआ है अंडर स्टेट हुआ है। इसका मतलब है कि बिजनेस रिस्क है बच्चा भाग जाएगा, ऑडिट रिस्क है रिसीवेबल की वैल्यूएशन गलत हो जाएगी।
बैड डेट की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग गलत हो जाएगी। तो इन दोनों में रिस्कों में फ़र्क समझ आ रहा है? बिजनेस रिस्क, बिजनेस का क्या रिस्क है अपने सेगमेंट में। ऑडिट रिस्क, ऑडिटर ने सोचना है कि अब इस तरह के बिजनेस रिस्क की वजह से अकाउंट्स की सेहत पे कहाँ फ़र्क पड़ सकता है। पेपर में एक सवाल आए और आपको बिल्कुल ना समझ आ रहा हो कि इसमें क्या रिस्क है, ऑडिट रिस्क, बस आपने ये सोचना है कि एक अकाउंटेंट इस सिचुएशन में क्या गलती कर सकता है या कहाँ गड़बड़ कर सकता है, कहाँ फ्रॉड कर सकता है। आपने वो बातें लिख देनी है, 100% आप ऑडिट रिस्क लिख रहे होंगे। बाकी मजीद टोटके आपको जो रेलेवेंट सेशन है उसमें मिलेंगे। ये बात समझ आई? अब इसी चीज़ को हम उठाते हैं, हमने कहा अपने हर इंडस्ट्री, हर सेगमेंट, हर बिजनेस का अलग से रिस्क समझना है। तो ऐसे में फिर किताब ने एक स्पेशलाइज एरिया का जिक्र किया विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी लाइट्स ऑन कर दीजिएगा 1 3। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक भाई ने एग्जांपल दी जैसे कि ICAP, ठीक है, ICAP नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। जैसे लम्स यूनिवर्सिटी नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है। SBI की एग्जांपल नहीं दे सकते। नॉट, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, एक होता है फॉर लॉस। तो ये तो जब ब्रेक इवन से भी नीचे है ना, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, तो फॉर लॉसेस इदारा बना हुआ है, जहां हम बस किसी तरह से बच्चों को खुश कर सकें। ये तमन्ना लिए शायद हम कब्रों में चले जाएंगे, बच्चों ने खुश कभी भी नहीं होना है। इन्होंने यानी ये कौम कभी राज़ी नहीं हो सकती। इनके साथ अच्छा करने की नीयत की जा सकती है, लेकिन बहरहाल जो है कोई बात नहीं, आपको अपने हिस्से के गुनाह मिलेंगे। आप लोगों ने कुछ शरीफों को जो है ना बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। अच्छा जी, तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, ऐसा इदारा जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना हुआ, समाज सेवा के लिए बना हुआ है, अच्छाई के लिए बना हुआ है, चीज़ें स्प्रेड कर रहा है। अब एक इतना अच्छा इदारा बना हुआ है और एक घटिया ऑडिटर सोच रहा है कि उसमें रिस्क होगा। कितना गंदा इंसान है ये ऑडिटर। ऑडिटर स्केप्टिसिज्म पे चलता है। ऑडिटर तो लोगों की दाढ़ी का एहतराम नहीं करता। वो देखता है अगर बंदे ने करप्शन की हुई है तो ये दाढ़ी से हमने ये नहीं सोचना कि मुसलमान आदमी है तो ये करप्शन नहीं करेगा। वो तो स्केप्टिक होकर चलता है ना। वो बिहेवियर को नहीं देखता, वो बातों को नहीं देखता, वो तकरीरें नहीं सुनता, वो अमल देखता है। और अगर अमल गलत हो तो वो कह देता है कि बंदा ठीक नहीं है। तो हम स्केप्टिक हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें ये मसला नहीं है। हमें मसला ये है कि अकाउंट सही बना रहा है, क्या वो अपनी सारी डोनेशन सही से रिकॉर्ड कर रहा है, क्या वो अपने सारे एक्सपेंडिचर सही से रिकॉर्ड कर रहा है, क्या एक्सपेंडिचर जिस मकसद के लिए होने चाहिए थे उसी मकसद पे कर रहा है। एक बंदे ने डोनेशन दी थी कि आप भूखों को खाना खिलाएं, आपने उस डोनेशन से सैलाब वालों की मदद कर दी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऑडिटर को तकलीफ है क्योंकि अकाउंट्स में गलत रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना। वो डोनेशन मिली है भूखों को खाना खिलाने के लिए और सैलाब ज़दगान का फ़ंड अलग है, तो उस फंड में इसके पैसों से अगर आपने खर्चा कर दिया तो वो गलत है। फिर इनकी डोनेशन अजीब अजीब सोर्सेज से आ रही होती हैं, इनको कुर्बानी की खालों की फॉर्म में डोनेशन मिल रही होती है। अब उसमें मसला उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, वो सेल कैसे होगी, कौन सी खाल कितने की बिकी, वो क्या उसमें मसला। फिर इनको डोनेशन आ रही होती है बैंक अकाउंट से रूट होके, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की रकूम भिजवा रहे होते हैं, कुछ रसीद लेते हैं, कुछ रसीद नहीं लेते। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अक्सर मुखैर हजरात जो है ना वो नेक नामी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि दुनिया के सामने पता लगे उनकी अच्छाई का। तो इस इदारे के किसी बंदे को बुला के कहते हैं कि भाई ये मेरी तरफ से 10 लाख की डोनेशन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी को कानो कान खबर ना हो कि मैंने ये मदद की है। तो फिर वो किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देता कि मदद की गई है। और वो तो ऐसे में कुछ लोग रसीद ज़रूर लेनी चाहिए, रसीद नहीं ली तो फिर आप उसको चांस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जितना मर्जी फ्रॉड करना चाहता है वो कर सकता है। तो ऐसे में ये भी मसले कि डोनेशन देने वाले रसीदें भी नहीं लेते पूरी। फिर ये भी मसले कि डोनेशन कई दफ़ा तो चंदा बॉक्सेस से आते हैं। चंदा बॉक्सेस जो दुकानों में पड़े हुए होते हैं और दुकान जब बंद होती है तो चंदा बॉक्स अंदर होता है हिफाजत के लिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हिफाजत हो जाती है कई दफ़ा। फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होते। तो इस तरह के जब इदारे को देखेंगे तो समझना होगा इनकी डोनेशंस कहाँ से आ रही हैं, समझना होगा इनके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, समझना होगा इनके रूल्स क्या हैं, हमने कितने % सैलाब-ज़दगान को देना है, कितने % भूखों को खाना खिलाना है। फिर समझना होगा कि मैनेजमेंट के कितने खर्चे हैं। फिर ये देखना होगा कि मैनेजमेंट अपने खर्चों को अपने ही खर्चों में रिकॉर्ड कर रही है या भूखों को खाना खिलाने वाले फंड से खुद खाना खा लिया, खुद भी तो भूखे हैं, ठीक है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो है वो कुछ कंबल भिजवाने थे तो सोचा कि घर में भी कंबल शॉर्ट है तो उन कंबलों में एक अपना कंबल भी ऐड करवा दिया। तो इस तरह के फिर मसलों मसाइल आएंगे। तो रेवेन्यू रिकग्निशन में मसले आएंगे, कंट्रोल्स में मसले आएंगे। तो हमारी किताब ने ना एक बड़ा प्यारा, अगर 1-3 अगर एक दफ़ा कर दीजिएगा, एक बड़ा प्यारा सा टेबल है जिसमें उन्होंने बताया कि इन इदारों की प्लानिंग में क्या होगा। आपने देखना होगा आपका स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क क्या है, आपने देखा होगा इनके ऊपर कोई लोकल रेगुलेशंस तो नहीं अप्लाई कर रही, ये किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं,
इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्म की होंगी, ओपिनियन किस फॉर्म की होगी, इनके की ऑडिट एरियाज कौन से होंगे। फिर इंटरनल कंट्रोल्स में देखेंगे कैश कलेक्शन और कैश पेमेंट के क्या कंट्रोल्स हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या हैं, स्पेंडिंग की ऑथराइजेशन कौन करता है, कैश के कंट्रोल्स को कौन देखता है, इनकम के अलग अलग सोर्सेज पे क्या कंट्रोल्स हैं, फंड्स ऑथराइज पर्पस के लिए होंगे, इसके कंट्रोल्स पे ध्यान देना है। ऑडिट एविडेंस खासतौर पे जो इसमें आपने करना है वो कहते हैं आपने सब्सटैंटिव टेस्टिंग ज़्यादा फोकस करनी है, सिस्टम पे ज़्यादा नहीं आना है, सिस्टम तो है ही नहीं और इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर कंट्रोल्स तो उस तरह से लगता नहीं। की एरियाज जहाँ आपने देखना है वहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कंप्लीटनेस, मिसयूज ऑफ फंड्स की पॉसिबिलिटी और एनालिटिकल प्रोसीजर से शायद आप हल्की फुल्की सेंस डेवलप कर लें कि फाइनेंशियल में जो चीज़ें वो सही लग रही हैं या नहीं लग रही। इसकी रिपोर्टिंग करते हुए देखना है कि क्या हमारी स्टैंडर्ड रिपोर्ट इन पे एप्लीकेबल है या नहीं, या इनके लिए लॉ ने कोई और तरह की रिपोर्ट बताई हुई है। अगर कोई रिपोर्ट जो है खासतौर पे किसी लॉ ने बताई है तो हमें उसको ध्यान में देखना होगा। फिर ISA की रिपोर्ट 700 की हो सकता है यूज़ हो रही हो और हो सकता है यूज़ ना हो रही हो। तो इन इदारों को ऑडिट करते हुए किताब ने हमें बताया कि आपने किन एरियाज़ को कंसिडर करना है प्लानिंग करते वक्त, कंट्रोल्स और ऑडिट एविडेंस के लिए आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आई आपको एक सवाल बड़ा पसंद है, कोई एक सिचुएशन सी दे देता है जिसमें एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा होता है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी आइडिया देता है और कहता है बताओ वो ऑडिटर इस इदारे को ऑडिट करते हुए किन चीज़ों पर फोकस करे। तो वो फिर अब आपको वही बात है कि इस तरह के सवाल आपको रेलेवेंट सेशन में नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट इज ऑल अबाउट, लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। रिस्क असेसमेंट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड असेसिंग द इनहेरेंट रिस्क। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें कंट्रोल रिस्क पता लग चुका है और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में हमें डिटेक्शन रिस्क का पता लग गया है। तो इस चैप्टर का मकसद है इनहेरेंट रिस्क। तो अब ऑडिटर ऑडिट कैसे करता है? जब एक ऑडिटर आता है सबसे पहले वो रिस्क असेस करता है। कैसे? एंटिटी को अंडरस्टैंड करता है, एंटिटी की नेचर समझता है, उसके ऑपरेशन समझता है, मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, इंटरनल ऑडिटर से मिलता है, मैनेजमेंट से मिलता है, दोषावत गवर्नेंस से मिलता है, पूरी एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। उस अंडरस्टैंडिंग में उन 5 एरियाज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। उन 5 एरियाज़ की अंडरस्टैंडिंग से उसे बिजनेस रिस्क पता लगते हैं। उन बिजनेस रिस्क में छुपे हुए ऑडिट रिस्क तलाश करता है और समझ जाता है कि दीज आर द एरियाज जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और जिन एरियाज में रिस्क ना होने के बराबर लग रहा होता है उस पर हल्के फुल्के एनालिटिकल प्रोसीजर लगा देता है। जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है उस पर अगले फेज में चला जाता है विच इज़ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में वो फिर फिल्टर लगाता है कि किनके कंट्रोल मजबूत और किनके कमज़ोर हैं। जिनके मजबूत कंट्रोल होते हैं उन पे फिर हल्के फुल्के एनालिटिकल प्रोसीजर, बस मैथमेटिकल प्रोसीजर लगा दिए, और जिनके कंट्रोल वीक होते हैं और रिस्क भी था उन पे क्या करता है। तो बेसिकली ऑडिटर स्टेजेस में काम करता है, फिल्टर लगाता आता है, पहले अंडरस्टैंडिंग और रिस्क असेसमेंट, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, और एंड पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के आए हुए रिजल्ट्स को प्रोजेक्ट करके और फिर देखता है कि मुझे ओपिनियन ख़राब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डन। तो ये पूरा ऑडिट का साइकिल कुछ इस तरह से है। तो आप याद करें तो 700 की रिपोर्ट में ऑडिटर ने बताया था कि मैं पहले रिस्क समझता हूँ, फिर मैं कंट्रोल समझता हूँ, कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देता, लेकिन कंट्रोल इसलिए समझता हूँ कि मैं एक अच्छा ऑडिट कर सकूं। तो दैट वाज ऑल अबाउट रिस्क असेसमेंट, जिसमें 3 तरह के रिस्कों का भी हमने जिक्र किया। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर जैसे भी आपने बात की कि अगर एसबीआई की कोई ऑडिट करने आएगा तो रेवेन्यू की तरफ उसका ज़्यादा फोकस होगा। जी, जो एसबीआई का ऑडिट करने आएगा वो ज़रूर देखेगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जो हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फिर देखेगा हमारी क्या नेचर है, उसमें कौन सा एरिया ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फिर ये देखिएगा हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैयर कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं। तो उस वाले एरिया में फॉर एग्जांपल मेरी हमेशा ख्वाहिश होगी कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब सामने हैं तो लोगों को एक दफ़ा रोना आ जाए कि इनके इतने खर्चे हैं। तो अगर मेरी नीयत ख़राब होगी तो मैं अपने खर्चे बढ़ा चढ़ा के बयान करूँगा। आपने कहा वो नॉन एसेट्स की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, जब मैनेजमेंट को पता है कि यूजर कौन सा वो ज़्यादा फोकस रेवेन्यू की तरफ, बिल्कुल ऐसी ज़्यादा मिसस्टेटमेंट के चांसेस तो फिर उस साइड पे होंगे। अब अगेन वही वाली बात है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे मैयर होती है वो समझेंगे, फिर एंटिटी का मिजाज समझेंगे। अगर ये है ही फ्रॉडी है तो फिर कोई एरिया महफूज नहीं है, फिर हर एरिया ही खतरे में है। यानी जो भाई ने बात की उन्होंने कहा कि समटाइम ऐसा हो सकता है कि जब मैनेजमेंट को पता है कि लोगों का फोकस वहाँ है तो गड़बड़ें कहाँ होंगी। मज़े की बात है, रेवेन्यू में 5 लाख की गड़बड़ मेली मटेरियल है, एसेट्स में 50 लाख की गड़बड़ मेली मटेरियल नहीं है। बात समझ रहे? तो मैनेजमेंट वाले अगर वहाँ गड़बड़ कर भी देंगे तो 35 लाख की गड़बड़ कर देंगे, कर दी उन्होंने गड़बड़। मैं किसके लिए ख्वाहिशमंद हूँ कि उसके साथ धोखा ना हो, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एसेट देख ही नहीं रहा, वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन किस चीज़ पे ले रहा है। तो ऐसे में वहाँ के 50 लाख को मैंने इमटेरियल कह दिया और यहाँ के
5 लाख को मटेरियल कह दिया। तो अब ऐसे में मेरा यूज़र अगर कंफ्यूज होगा तो वो मिस स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू या एक्सपेंस से ज़्यादा कंफ्यूज होगा। लेकिन अगर उस एरिया की इंडिविजुअल अपनी कोई ज़ाती और चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है तो मैं उस एरिया के ऊपर भी काम करूँगा। तो ये सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है कि यूज़र किस पे फोकस कर रहा है, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव ज़रूर है कि यूज़र का असल फोकस जहाँ है उस चीज़ में तो बहुत ज़्यादा शफाफियत होनी चाहिए, बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत काम चल भी जाएगा। डन। रिस्क असेसमेंट को लेके क्या हमें बात समझ आ रही है? रिस्क असेसमेंट के ही फेज से कनेक्टेड एरिया आता है हमारा फ्रॉड का। फ्रॉड में क्या होता है? फ्रॉड थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तमाम ऑडिट से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको सबसे एंड पे प्लेस किया है। फ्रॉड इंटेंशनल हरकत है, कंफर्म इंटेंशनल हरकत है। अभी तक हम क्या कहते थे? हो सकता है गलती हो गई हो सकता है फ्रॉड हो सकता है इंटेंशन हो। और याद करें जब जब भी हमने देखा कि इंटेग्रिटी पे अगर डाउट आएगा तो फिर हम फ्रॉड की तरफ जा रहे होते हैं। हम कहते हैं इंटेग्रिटी सही लोग नहीं है तो इसका मतलब है हमें ये ऑडिट छोड़ देना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए, हमें लड़ पड़ना चाहिए। तो जहां हमें ये पता लग जाता है कि अकाउंट्स बनाने वाले ही ठीक लोग नहीं है, वहां पूरे अकाउंट्स के ऊपर से हमारा भरोसा उतर जाता है। रिस्क 2 लेवल पे होता है, ये जो हमने पीछे रिस्क पढ़ा ना, एक रिस्क होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक होता है अजर्शन लेवल पे। मुझे रिस्क है कि वैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट में मसला होगा, अजर्शन लेवल का रिस्क। मुझे रिस्क है एसी मौजूद नहीं होगा, अजर्शन लेवल का। मुझे रिस्क है कि इन्वेंट्री की वैल्यू गलत होगी, मुझे रिस्क है बैड डेट गलत रिकॉर्ड हुआ होगा, मुझे रिस्क है डेप्रिसिएशन में मसला होगा, मुझे रिस्क है फाइनेंशियल गलत होंगे। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क कब होता है? जब फाइनेंशियल्स बनाने वाले गलत लोग हों, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के प्रोसेस के कंट्रोल्स बड़े कमज़ोर हों, जब फाइनेंशियल्स के अंदर बेतहाशा फ्रॉड्स हुए हों, जब इनका सॉफ्टवेयर बहुत ख़राब हो, जब एंटिटी इतनी मुश्किल में हो कि अब उनको जान के अपने अकाउंट्स को खूबसूरत बना के दिखाना पड़ेगा, विंडो ड्रेस करके दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ जगह आती हैं जहां मैं समझता हूं कि रिस्क किसी एक आध एरिया में नहीं है, मेरे पूरे फाइनेंशियल्स खतरे में है। जब पूरे फाइनेंशियल्स खतरे में रहते हैं तो ये स्टैंडर्ड हमें सजेस्ट करते हैं कि आपने फिर ज़्यादा सीनियर टीम ऐसे ऑडिट में लेके जानी है। आपने यहाँ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को ध्यान से देखना है कि आपने कब, कहाँ, कौन सा प्रोसीजर कितनी डिटेल में लगाना है। यहाँ आपने ज़रूरत से ज़्यादा स्केप्टिक होकर काम करना है। यहाँ आप अपने प्रोसीजर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ले आनी है, कोशिश करें कि क्लाइंट गेस ना कर सके। अब वही वाली बात है, जैसे भाई ने कहा कि हो सकता है उधर मसला हो जाए, तो अगर मुझे नजर आएगा कि इसमें पूरे फाइनेंशियल डेंजर में है तो मैं अनप्रेडिक्टेबल हो जाऊंगा। वो समझेंगे मैंने रेवेन्यू पे काम करना है, मैं अचानक से एसेट की 100 चीज़ों की सैंपल उठा लूँगा। तो फिर आप अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, आप अपने पैटर्न चेंज कर देते हैं, अपने तरीके चेंज कर देते हैं, अपनी डेप्थ बढ़ा देते हैं, स्केप्टिक ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा सीनियर टीम के साथ काम करते हैं। तो पेपर में कभी भी आपको एक ऐसा रिस्क नजर आए जिससे पूरे फाइनेंशियल हिट होते नजर आ रहे हैं तो उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड ने हमें बताए हुए हैं, जो मैंने अभी जिक्र की, अभी स्क्रीन पे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। क्या ये बात क्लियर है? अब हम चलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड है इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट, ऐसी मिसस्टेटमेंट जो जान के की जा रही है। जब जान के की जा रही है तो ऐसा नहीं है कि अगले बंदे ने सिर्फ जान के मिसस्टेटमेंट की होगी, बल्कि उसने इंतहाई खूबसूरत तरीके से उस मिसस्टेटमेंट को छुपा भी दिया होगा, सामने लाया भी नहीं होगा। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है? ऑडिट करते हुए फ्रॉड में हमने हमेशा ज़्यादा स्केप्टिक रहना है। फ्रॉड का कोई एरिया नहीं है, हमने देखना है फ्रॉड के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। थोड़ी देर तक रिस्क फैक्टर्स पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। हमने फ्रॉड के रिस्क फैक्टर समझने हैं। फ्रॉड करने वाले को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन फ्रॉड जिसने किया है उसने कुछ कदमों के निशान छोड़ दिए होंगे, उनको गौर से देखना है। इसमें एक एग्जांपल जिससे बात इजीली समझ आ जाती है, मैंने रेगुलर क्लास में दी थी कि जी एक क्लास में मौजूद आगे एक बच्चे का रबड़ चोरी हो गया। वो बच्चा रो रहा है और टीचर को उसने कहा सर मेरा रबड़ किसी ने चोरी कर दिया। तो टीचर ने क्या किया? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स नहीं लगाए, सारे बच्चों के बैग तलाश करने नहीं शुरू कर दिए, उसने बच्चों को घूरना शुरू कर दिया। जब बच्चों को घूरा तो एक बच्चा नज़रें नहीं मिला रहा था, एक ने अचानक से सर मैं पानी पिया हूँ, एक के कान लाल होते हुए नज़र आ रहे थे, और एक आध आदि मुजरिम था जो हमेशा चोरी में पाया जाता था। उन 4 को बुलाया, उन पे तफ्तीश की, फ्रॉड का पता लग गया। तो फ्रॉड में सब्सटैंटिव अप्रोच नहीं काम आती, रिस्क बेस्ड अप्रोच काम आती है। इसीलिए फ्रॉड हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि आप पहले समझते हैं जहां फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा हो वहां पे फिर कंट्रोल्स देखते हैं, और कंट्रोल भी अगर कमज़ोर निकले
तो फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आप ज़्यादा गहराई में उतरते हैं ताकि आप फ्रॉड तक पहुंच सकें। तो फ्रॉड के केस में हमने फ्रॉड नहीं देखना, फ्रॉड के रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, देखना है कि फ्रॉड कहाँ कहाँ हो सकता है। फ्रॉड दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक को कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। किसी भी एंटिटी में जो फ्रॉड है वैसे तो सैकड़ों तरह का होता है, लेकिन अकाउंटेंट के लिए या ऑडिटर के लिए जो फ्रॉड इंपॉर्टेंट है वो है दो तरह का, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है अकाउंट्स में हेर फेर कर रहे हैं क्लाइंट वाले, सेल्स खामखा बढ़ा दी, बैड डेट खामखा कम दिखा दिए, प्रोविजन गलत रिकॉर्ड कर दी, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन गलत कर दी, डिपॉजिट्स बिला वजह बढ़ा के दिखा दिए, एसेट्स एवं ही रिवैल्यू करके दिखा दिए। ये वो फ्रॉड है जो अकाउंट्स के साथ हुआ है। इसमें किसी ने पैसे नहीं चोरी किए, कोई चीज़ अपने घर नहीं ले गया, किसी चीज़ को पर्सनल यूज़ नहीं किया, किसी एसेट को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इदारे के अकाउंट्स को मिसलीडिंग बना दिया। इस फ्रॉड को क्या कहेंगे? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अगर कोई एसेट चोरी कर ले, स्टॉक में से चीज़ गायब कर दे, पैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो इसको हम कहेंगे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो ये दो तरह के फ्रॉड। अब थोड़ा सा प्रोसीजर देखते हैं, फिर इंग्लिश भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑडिटर अपने नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हुए हर वक्त अलर्ट रहेगा कि अगर उसे कोई फ्रॉड फैक्टर, रिस्क फैक्टर नजर आए तो वो ज़रा ज़्यादा सीरियस हो जाए। अगर एक ऑडिटर को महसूस होता है कि फलाना जगह पे हल्के से फ्रॉड होने के चांसेस हैं, तो फिर वो इंक्वायरीज करना शुरू कर देता है बहुत लंबे चौड़े लेवल की। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता है, मैनेजमेंट की कई लेयर से इंक्वायरी करता है, ऑडिटर से, इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करता है, बाहर के लोगों से इंक्वायरी करता है, मैनेजमेंट में सेम पोजीशन में बैठे हुए दो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से इंक्वायरी करता है। हर बंदे के साथ बैठता है, हर बंदे से सवाल पूछता है और सवालों को ऐसे डिज़ाइन करता है कि वो चाहता है कि ये लोग कुछ ना कुछ उगल दें फ्रॉड के बारे में। जिसने फ्रॉड किया वो तो फ्रॉड को छुपाएगा, लेकिन जो कर नहीं पाया बेचारा, उसको हमेशा दुख होगा कि उसने कर लिया, मैंने नहीं किया। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऐसे बंदे के साथ जिसको हमें लग रहा होता है मायूस है या इस तरह से करके उससे सेटिंग करके उससे अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं। उसको थोड़ा सा ये रियलाइज़ कराते हैं कि हम उसके अपने हैं और हमसे जो बात करेगा वो हम किसी से भी डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा उसे एहसास दिला देते हैं कि वो मजलूम बहुत ज़्यादा है, उसे थोड़ा सा एहसास दिला देते हैं बस वही मेहनत कर रहा है पूरे इदारे में। ये कहने के साथ वो बंदा जो है ओपन हो जाता है आपके लिए, ठीक है। वो डेविल्स टूल है ना तारीफ़, तो आप उसकी तारीफ़ करते हैं तो उसके बाद फिर उस बंदे के अंदर से कोई भी राज निकलवाना बहुत ही आसान सी बात रह जाती है। आपको कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही राज पे राज आपको देता चला जाता है। वो किसी और के बारे में आपको राज देगा और जिसके बारे में राज दिए उसके पास जाके कह देना है कि वो बंदा कभी कभी आपके बारे में ऐसी बात कर देता है, क्योंकि वो बंदा वो जिसने फलाना चोरी की है, वो जिसने वो वाले एसेट में वो जिसने उस वाली रसीद में जाके देखिएगा। खैर मैं आपको कुछ नहीं बता रहा ऑफिशियली, लेकिन देखिएगा ज़रूर। तो ऑडिटर का फ्रॉड में सबसे कीमती प्रोसीजर है इंक्वायरी। हालांकि ये सबसे कमज़ोर प्रोसीजर होता है, लेकिन फ्रॉड में चूंकि यू आर डीलिंग विद रिस्क, आपने फ्रॉड तो नहीं पकड़ना, आपने फ्रॉड के पीछे रिस्क को देखना है कि वो रिस्क क्या है। वही वाली बात है कि आपने रबर ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, आपने बच्चा ढूंढने की कोशिश की थी जिसने रबर चोरी किया होगा। आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर नहीं लगाए थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए थे। तब क्या होगा, हम प्रोसीजर्स लगाएंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, मज़ीद इंक्वायरी करेंगे, शदीद इंक्वायरी करेंगे। यहाँ का सबसे फेवरेट प्रोसीजर है इंक्वायरी। आ गए हमारे सामने कुछ रिस्क, हमें पता लग गया कि हाँ भाई यहाँ पे तो हमें फ्रॉड होता लग रहा है। अगर तो आपको फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का नज़र आ रहा है तो फिर तो वही प्रोसीजर लगा दें जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ है। अगर आपको फ्रॉड अकाउंटिंग के अंदर नज़र आ रहा है, लग रहा है, तो एक दफ़ा ज़रा ज़्यादा ध्यान से देख लें कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, वो ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट हुई हैं, उसमें कोई आउट ऑफ नॉर्मल कोस्ट ट्रांजैक्शन तो नहीं थी, उनको अप्रूव किसने किया था, फलाना किसने किया था। स्टेप 1 है, आपको फ्रॉड सेंस होता है। कैसे सेंस होता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपके नॉर्मल प्रोसीजर से आपको कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर आते हैं। अभी तक हम जिस पे बात नहीं की वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं। आपको कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर पता लगते हैं जिससे आपको शक जनरेट हो जाता है। शक जनरेट होने पे क्या करना है? इंक्वायरी वाले प्रोसीजर लगा देने हैं। इंक्वायरी वाले जब प्रोसीजर लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, शक आपको काफ़ी हद तक अब यकीन के करीब करीब जाना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसीजर लगाने के बाद आपके पास जब एविडेंस आना शुरू हो जाए तो
एविडेंस के आने के बाद आपने क्या करना है, पूरे फाइनेंशियल्स पे खतरा है तो वो वाले प्रोसीजर लगा देने हैं। और अगर आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फीलिंग आ रही है तो अब आपने ये जो सेकंड तरह के प्रोसीजर जो हमने कहा कि आप रैशनल देख लें ट्रांजैक्शन का, अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स देख लें, उसके अंदर एंट्रियाँ समझ लें, वो प्रोसीजर लगाने हैं। तीसरे स्टेज में आते हैं, ये प्रोसीजर लगाने के बाद आपको कंफर्म हो गया कि फ्रॉड हुआ है। जब कंफर्म हो गया फ्रॉड हुआ है तो जाना है मैनेजमेंट के पास, उनसे कहना ये फ्रॉड हुआ है। वो कहेंगे तो तुम कहेंगे ठीक करो इसे, वो कहेंगे चलें करते हैं ठीक, और 5 दिन बाद भी ठीक नहीं किया तो आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग भी मिले हुए हैं। आपने उनसे ऊपर के लेवल पे चले जाना है। उससे ऊपर की मैनेजमेंट वो भी ना सुने, दोषचावत गवर्नेंस। अगर दोषचावत गवर्नेंस के पास भी जाके वो सुन नहीं रहे या फ्रॉड को रेक्टिफाई नहीं कर रहे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनकी इंटेग्रिटी में मसला है। ऐसा ऑडिट करने का फ़ायदा ही कोई नहीं जिसके बड़े भी सारे मिले हुए हों। बेहतर है आप वहाँ से विड्रॉ कर लें और एक दफ़ा लीगल एडवाइस ले लें कि क्या मुझे किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है ज़रूरत तो आप उस अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करें। लेकिन स्टैंडर्ड ने बहुत एहतियात से कहा है कि इसके ऊपर लीगल एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा, जज्बाती होकर रिपोर्ट करने ना पहुँच जाइएगा। तो ICAP जब फ्रॉड का सवाल पूछते हैं ना तो अक्सर उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में वो एक सिचुएशन सी दिखा के आपसे पूछ रहा होता है कि देखो कि आपको लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है या नहीं, और दूसरे पार्ट में कहता है कि अगर आपको लग रहा है तो बताओ इस तरह के फेज़ में ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाता है फलाना फेज़ में। तो ये 3 फेज़ हैं फ्रॉड की। हल्की सी अगर आपको रिस्क फैक्टर पता लगा है तो फ्रॉड को ढूंढने के लिए या फ्रॉड के इस चांस को कंफर्म करने के इंक्वायरी वाले प्रोसीजर्स हैं। अगर अकाउंट्स के अंदर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का खर्चा है तो उसके अपने प्रोसीजर है, पूरे फाइनेंशियल्स का मसला है तो उसके अपने प्रोसीजर हैं। और हो सकता है वो कहें आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड क्या करेगा ऑडिटर, तो ये एंड वाले हैं, कम्युनिकेशन बड़ों से, उनके बड़ों से, उनके पास जाएंगे। तो आपसे ये 2-3 स्टेज में से किसी भी तरह के प्रोसीजर पूछे जा सकते हैं। तो कई दफ़ा बड़ा मज़ा आता है कि फ्रॉड का एक सवाल आता है 10 नंबर का, इतना सा सिनेरियो होता है, 4 नंबर के लिए लिखा होता है ज़रा बताओ जज करके फ्रॉड लग रहा है या नहीं लग रहा, और 6 नंबर के लिए लिखा होता है ज़रा प्रोसीजर लिख दो। बच्चे होते हैं रट्टे के शदाई, रट्टा उन्होंने टिका के मारा हुआ होता है। तो उस 10 नंबर में से 6 आसान नंबर लेते हैं, सोचते हैं 4 नंबर के लिए कितनी जद्दोजहद क्यों करें, किसी और सवाल को पकड़ के उस पर काम शुरू कर देते हैं। आप ऐसे लोग तो नहीं, आप उन 4 नंबर पे भी काम करेंगे। उसके लिए हमें करना होगा वो ड्राफ्टिंग वाला सेशन जिसमें सर उसामा जो है वो हाईलाइट करेंगे कि चीज़ों को क्या किस तरह से लेके चलना है। थोड़ी सी यहाँ तक इंग्लिश देखते हैं जिस पे अभी तक हमने बात नहीं की, वो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। 1 2 3 उड़ा दें, सब उड़ा देते हैं। फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है, एक ही एक से ज़्यादा पर्सन जिसमें डिसेप्शन है अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज लेने के लिए। क्लियर? ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि वो सिस्टम और प्रोसीजर लगाए ताकि वो फ्रॉड को पकड़ें। फ्रॉड पकड़ना मेरे ज़िम्मे थोड़ी है, अकाउंट्स बनाना जिनके ज़िम्मे है, फ्रॉड पकड़ना भी उन्हीं के ज़िम्मे है। मेरे ज़िम्मे क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये देखूँ कि फाइनेंशियल में रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं। अब मटेरियल रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ये एरर की वजह से होता है तो जालिम खाम खा घूम के मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। मैंने फ्रॉड ढूंढना नहीं है, लेकिन अगर मुझे हल्का सा सेंस हो गया, मैं आपको गोइंग कंसर्न याद कराता हूँ। गोइंग कंसर्न वाज नॉट एन एरिया, लेकिन जब मुझे कुछ ट्रिगर्स नज़र आए थे, कुछ फैक्टर्स नज़र आए थे, जज्बाती हो गया था। सेम गोज हेयर, आपने अलग से नहीं ढूंढना, लेकिन जब आपको कुछ फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स फील होना शुरू हो तो फिर वो इंक्वायरी वाले प्रोसीजर्स की तरफ चले जाना है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? अब सवाल ये कि क्या इसमें मटेरियलिटी देखेंगे? जैसे रिलेटेड पार्टी होती है फ्रॉड भी वैसे है। फ्रॉड में इमैटेरियल लेवल का फ्रॉड भी हमारे लिए मटेरियल है। क्योंकि फ्रॉड में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गड़बड़ हुई क्यों। टीचर 1 रुपए के रबड़ पे इतना परेशान हो गया कि उसने प्रोसीजर्स लगा दिए, इसलिए कि मसला 1 रुपया नहीं है, मसला ये है कि चोरी हुई है। जिसने आज एक रबड़ चोरी की है, कल को वो पेंसिल भी चोरी करेगा, परसों पेन चोरी करेगा, तरसों उसका ज्योमेट्री सेट चोरी कर लेगा, उससे अगले दिन उसका जामिशनी पी जाएगा, उससे वो जो साथ अपने लेके आया होगा थर्मोस में, उससे अगले दिन उसका बस्ता चोरी कर लेगा, उसका टिफ़िन चुरा लेगा, ठीक है, उसकी कुर्सी चुरा लेगा, उसकी घड़ी चुरा लेगा। ओहो, घड़ी पे एकदम से आप माइंड कर गए। मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता चोरी बढ़ती चली जाएगी या पूरे मुल्क को ही चुरा लेगा। ठीक है, तो इमैटेरियल फ्रॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रॉड हमेशा मटेरियल होता है। जी, एरर इमैटेरियल हो सकता है। जी
अगर इमीडिएट एरर होता हम उसको ठीक ना करें जी, अगर इमेटीरियल एरर हम उसे ठीक ना करवाएं तो चलेगा, लेकिन उसको ठीक ना करवाते हुए आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एक टोकरी में ज़रूर डाल दें। जितने जितने भी आइडेंटिफाइड एरर हैं और ठीक नहीं हुए उनको एक जगह क्यूमुलेट करते रहें। एंड पे वो क्यूमुलेट हुए एरर्स देख लें कि क्या वो मिलके तो नहीं मेटीरियल हो गए, अगर हो गए हैं तो ठीक करवा लें, नहीं हुए तो आपने ऑलरेडी मार्जिन रखा हुआ था। याद है कल की डिस्कशन, प्लानिंग और परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी के दरमियान दो चीज़ों का मार्जिन है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, अनआइडेंटिफाइड नहीं, अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड जो मिली नहीं, अनकरेक्टेड जो मिली ठीक नहीं हुई, तो आप उनको एक कॉन्सेप्ट होता है क्यूमुलेटिव एरर स्केड्यूल, आप उसमें ऐड करते रहते हैं और अगर वो टोटल क्रॉस कर जाए तो फिर आप उसके ऊपर भी प्रोसीजर लगाते हैं। भाई कुछ कहना चाहते हैं? अगर 10 एरर थे और क्यूमुलेटिवली मटेरियल थे, ओके, अगर सेपरेट देखें तो मटेरियल थे, फर्ज करें 1 लाख के 10 एरर थे, मटेरियलिटी थी 8 लाख। और अगर एक ठीक करती है और वो कहते हैं अगर उन्हें बाकी लोगों को क्यूमुलेटिवली मटेरियल है, ठीक है, सही है। देखिए अगर मेरे क्यूमुलेटिव एरर उठ के मेरी मटेरियलिटी के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गए तो मैं क्लाइंट से कहूँगा इसे ठीक करें। अब जब वो ठीक करने के लिए एक दफ़ा फाइनेंशियल्स ओपन करेंगे ही तो फिर हम उनसे सारे ही ठीक करवा लेंगे। हालांकि अगर वो 3 भी ठीक कर दें हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन अब चूंकि फाइनेंशियल रीओपन हुए हैं, चूंकि क्लाइंट को अलकस ही होती है, सुस्ती होती है कि फाइनेंशियल दोबारा मत ओपन करवाएं, इतनी मुश्किल से तो सारी एडजस्टमेंटें कर के फाइनल दफन किया था उसे, लेकिन जब वो एक दफ़ा चेंज करने के लिए ओपन करेंगे तो देन वी आर अलाउड कि हम उस सारे को ही चेंज करवा लें और क्लाइंट उस टाइम पे फिर नखरे नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा था देखो हम जब तक मामला उसमें था, कंट्रोल में था, हमने तुम्हें तंग नहीं किया, लेकिन अब सर से ऊपर पानी गुजर गया है, अब हमें ठीक करना पड़ेगा। वापस फ्रॉड की तरफ आते हैं। मेटीरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड या एरर दोनों की वजह से हो सकती है और ऑडिटर मस्ट रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट के दौरान। अगर उसे कंफर्म फ्रॉड मिल जाए या फ्रॉड सस्पेक्टेड हो तो ज़रूर काम करे। आप रिटन रिप्रेजेंटेशन भी मैनेजमेंट से लेते हैं एंड पे कि अगर कोई ऑडिट फ्रॉड हुए हैं तो वो हमें बताएं, या जहाँ जहाँ उन्हें शक है फ्रॉड का वो भी हमें बताएं। तो फ्रॉड या फ्रॉड का अगर कोई शक नज़र आता है तो हमारा ये स्टैंडर्ड ओपन हो जाएगा, अगर हमें ऐसा कोई शक नज़र नहीं आता तो ये स्टैंडर्ड ओपन नहीं होगा। अब फ्रॉड कितनी तरह का है? 2 तरह का। फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि मैनिपुलेट करना, फोर्ज करना, अल्टर करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, ये फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। मिसरिप्रेजेंटेशन या जान के कोई चीज़ ओमिट कर दी फाइनेंशियल से इवेंट या ट्रांजैक्शन। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जान की मिस एप्लीकेशन कर दी, जान के अकाउंट्स अल्टर कर दिए, जान के अकाउंट्स में हेरफेर कर दी। ये असल चोरी नहीं हुई है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पे किसी ने किसी खास नीयत से चीज़ों को बदल दिया है। इट ऑफन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, अक्सर इसमें ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होता है। तो ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हो या ना हो, अगर आपको फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नजर आ रही है तो इसके स्पेसिफिक प्रोसीजर भी स्टैंडर्ड ने बताए हुए हैं जो अभी आगे जाके आएंगे। तो वो आपने अलग से याद रखना है कि जब भी ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का जिक्र आए या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जिक्र आए, आपने फौरन से वो प्रोसीजर लिख देने। अगर उन्होंने कहा हो कि बताओ ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा। मैनेजमेंट ओवरराइड कैसे करती है? जान की फिक्टिशियस एंट्रियां रिकॉर्ड कर देती है, ईयर एंड के आसपास एंट्रियां रिकॉर्ड कर देती है, अजम्पशंस को खामखा ऊपर नीचे करके जजमेंट्स को चेंज कर देती है, किसी भी इवेंट या ट्रांजैक्शन की जो रिकग्निशन है उसे ओमिट कर देते हैं या जल्दी कर लेते हैं या डिले कर देते हैं, छुपा लेते हैं या बताते नहीं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में जान के इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कंपनी में पता भी किसी को ना लगे और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बेहतर नजर आना शुरू हो जाए, या सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को बीच में ऐड करके चीज़ों को गलत मलत कर देते हैं। तो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक किस्म है फ्रॉड की। दूसरी किस्म मिसएप्रोप्रिएशन एसेट, थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट, और नॉर्मली एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट मिलके कर रहे होते हैं। कई तरीके से हो सकता है, रसीट्स एम्बेजल कर दी, रसीदों में हेरफेर कर दी, फिजिकल एसेट चोरी कर लिए, एंटिटी ने उन गुड्स सर्विसेज के लिए पे करना पड़ गया जो उन्होंने ली ही नहीं। याद है वो बीच वाला बंदा अगर अपने पास से कोई उसमें ऐड कर दे, एंटिटी के एसेट्स को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना। जब कोई मिस एप्रोप्रिएशन एसेट्स करता है तो अक्सर उसको फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हेरफेर करनी पड़ती है उसे छुपाने के लिए। तो मिस एप्रोप्रिएशन is often accompanied by false or misleading record or documents in order to conceal fraud। तो सबसे पहले तो ये 2 तरह के फ्रॉड है। अगर इन 2 तरह के किसी भी फ्रॉड का फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको नजर आया तो आप क्या करेंगे? फ्रॉड रिस्क फैक्टर पर सबसे एंड पे बात होनी है, तो आप इंक्वायरी वाले काम करेंगे। इंक्वायरी, मजीद इंक्वायरी, शदीद इंक्वायरी, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट कि उनकी क्या असेसमेंट है मटेरियल फ्रॉड के बारे में,
उनका प्रोसेस क्या फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने का, क्या उनको कोई फ्रॉड मिला या नहीं मिला, क्या फ्रॉड के अंदर फ्रॉड से रिलेटेड एंटिटी में किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन हुई, मैनेजमेंट से और अदर विद इन एंटिटी पूछें कि क्या उनको कोई नॉलेज है किसी एक्चुअल सस्पेक्टेड या लीज फ्रॉड की, कोई इल्ज़ाम लगा था कहीं, कहीं कोई फीलिंग आई थी, कहीं कोई फ्रॉड हुआ था। उन्होंने कहा फीलिंग आई थी लेकिन शायद ना हो फ्रॉड। हम कहेंगे चलो आपको फीलिंग आई थी, हमें बता दो कहाँ फीलिंग आ रही है, हम एहतियात से उस एरिया को देख लेंगे। मतलब जहाँ एंटिटी की तरफ से हमें कुछ सिग्नल्स मिल जाएं कि यहाँ हमें लगता है फ्रॉड हुआ है लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो मैं तो अलर्ट हो जाऊँ, हो सकता है मुझे मिल जाए। इंक्वायरीज इंटरनल ऑडिट से करें। अनयूजुअल रिलेशनशिप जो एनालिटिकल प्रोसीजर से निकली हैं उनको ज़रा ध्यान से देखें। जो इन्फॉर्मेशन आपको बाकी रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर से मिल रही है एंटिटी की इन्फॉर्मेशन, उसको एवेल्युएट करें, उससे आपको पता लग जाएगा। जब आपको रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मिल जाएगा ड्यू टू फ्रॉड, ऑडिटर मस्ट डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और जब आपको रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, आपको लग रहा था, जब आपने ये वर्किंग की तो आपको रिस्क मिल गया कि हाँ भाई यहाँ पे फ्रॉड की फीलिंग है, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अगर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है तो एम्फेसाइज करेंगे ऑडिट टीम को कि वो प्रोसेस स्केप्टिज्म से काम करे, एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, सुपरविजन बेहतर करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे। ये आपको सामने नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इसी में पीछे जो स्टैंडर्ड था जहाँ रिस्क असेसमेंट था, तो वहाँ था कि रिस्क रिस्पॉन्सेज टू रिस्क अजर्शन लेवल पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ये कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज कर देंगे। तो आपने ये वाले जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले प्रोसीजर हैं ये जहन में रखने हैं, ये आप कभी भी फिट कर सकते हैं। और दूसरा क्या, अगर आपको मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है या नहीं भी नजर आ रहा है, जहां फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फील है, ये जनरल प्रोसीजर हैं जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में होते हैं। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज देख लें, इंक्वायरीज करें मैनेजमेंट से कि क्या वो कोई गलत एक्टिविटी तो गलत तरीके से तो नहीं प्रोसेस कर रहे। जनरल एंट्रीज को सिलेक्ट करें, एडजस्टमेंट को सिलेक्ट करें एंड के करीब और देखें कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। फिर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को रिव्यू करें, उसमें कोई बाइस तो नहीं, कहीं जान के उसको प्लस माइनस तो नहीं किया। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के ट्रांजेक्शन हुई उनको खासतौर पर देखें। तो 3 एरियाज पर फोकस करना है जब आपको फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फीलिंग आ रही है। जो जनरल एंट्रीज हैं उनको देखें, जो एस्टीमेट्स हैं उनको देखें, और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के ट्रांजैक्शंस हैं उनका रैशनल समझें, क्यों नॉर्मल से हट के हैं उनको समझने की कोशिश करें। हो सकता है रिलेटेड पार्टी हो सकता है अप्रूवल हो, और हो सकता है फ्रॉड हो। अभी तक फ्रॉड नहीं मिला। पहले तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर की फीलिंग थी, फिर आपने जब वर्किंग की तो आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर पे पक्के हो गए कि हाँ भाई यहाँ तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। अब आप ये प्रोसीजर लगा रहे हैं फ्रॉड तक पहुँचने के लिए। पहुँच गए फ्रॉड पे, आइडेंटिफाई हो गया, मिल गया, या if auditor has obtained evidence that fraud exists or may exist। अब आप बहुत करीब पहुंच गए, फ्रॉड या तो मिल गया है या तकरीबन मिलने वाला है, या आपके तकरीबन बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप मैनेजमेंट से लेंगे और फ्रॉड आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कम से कम 1 लेवल अबव उस बंदे से जिस पे आपको शक हो रहा है, आप उससे ऊपर के लेवल की मैनेजमेंट के पास जाएं। सम टाइम ये अप्रोप्रिएट होता है कि आप दोस्त शायद गवर्नर से भी शिकायत कर देते हैं किसी एक्चुअल या सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर को डाउट हो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी ऑफ मैनेजमेंट या दोस्त शायद गवर्नेंस, तो हो सकता है वो लीगल एडवाइस ले ताकि समझे कि उसका क्या अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, और ऑल्सो कंसिडर करे कि क्या उसको कुछ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की जरूरत है या नहीं। तो ये प्रोसीजर्स हैं। और फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाने के बाद क्या ये कैटेगरी समझ आ रही हैं? खैर अभी जब ड्राफ्टिंग सेशन होगा तो उसमें आप इन अलग अलग फेजेस पे सवाल को देख के समझेंगे कि कौन से फेज में हमने किस तरह की बात करनी है। अब जल्दी से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिसकी तरफ हमने जिक्र ही नहीं किया। 3 तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दुनियाई फ्रॉड ये बताती है कि फ्रॉड 3 में से किसी एक वजह से होता है। वो कहते हैं फ्रॉड कई दफ़ा इसलिए होता है कि आपको कोई इंसेंटिव या प्रेशर होता है, आप प्रेशराइज होते हैं किसी वजह से और आपको फ्रॉड करना पड़ जाता है, या आपको फ्रॉड करने में कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। तो फ्रॉड इसलिए होता है कि आपको या फ़ायदा होता है या आप घबरा के फ्रॉड करते हैं और आपके ऊपर प्रेशर होता है फ्रॉड करने का। दूसरी रीज़न क्या होती है? अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जहाँ कंट्रोल्स लूज हो तो वहाँ एक शरीफ आदमी भी थोड़ा सा फिसल जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बेईमानी कर जाता है, क्योंकि शरीफ वो है जैसे मौका नहीं मिला। ये मशहूर कोटेशन है। इसलिए कि जब तक कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं इंसान हिम्मत नहीं करता, लेकिन जब कंट्रोल वीक होते हैं तो फिर वही वाली बात है कि जब आप सिग्नल पे डेली गाड़ी रोकते हैं और आपके अलावा बाकी सब चलते जा रहे होते हैं और किसी को पुलिस वाला नहीं पकड़ता, तो एक दिन शरीफ आदमी फिर गाड़ी चला सकता है।
उसको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि भाई यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो पकड़ा जाता है। शरीफ आदमी तो शरीफ होता है ना वो, क्योंकि वो बेईमानी करते हुए भी बहुत शराफत से बेईमानी कर रहा होगा। तीसरा, एटीट्यूड या रैशनल्स। लोग इसलिए फ्रॉड करते हैं कि उनके एटीट्यूड में, उनके रैशनल्स में, उनके रवैयों में, उनके बिहेवियर में, उनकी सोच में, उनकी आदत में, उनके अतवार में फ्रॉड होता है। ज़्यादा ही हो गया कोई बात नहीं, फ्लो में होता चला गया, बोलते चले गए। तो कहने का मतलब है कि फ्रॉड क्यों होता है, इसलिए कि लोग ही फ्रॉडी होते हैं। फ्रॉड क्यों होता है, इसलिए कि उन्हें अन्यथा मौका मिल गया होता है। फ्रॉड क्यों होता है, क्योंकि वो फंसे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, या उन्हें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, उस फ़ायदे को अचीव करना चाहते हैं। तो एंटिटी को ऑडिट करते वक्त हमने अलर्ट रहना है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। जहाँ जहाँ कंट्रोल्स वीक होंगे अपॉर्चुनिटी होगी, जहाँ जहाँ मुश्किल अजीब सी कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होंगी जिसको समझना आम इंसान के बस से बाहर है, फ़ौरन से कुछ चालाक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो वहाँ फ्रॉड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ कुछ ऐसे लोग मिलें जो उलझन में हैं, गुस्सा खा के बैठे हैं कि मुझे मौका मिला, मैंने इस एंटिटी के साथ एक दफ़ा ऐसा चूना लगा के जाना है मैंने, तो आपको समझ आ गया कि ये बंदा किसी भी वक्त अपने गुस्से में फ्रॉड कर जाएगा। कुछ लोगों से आप मिले तो उन्होंने आपको खुद भी कायल किया फ्रॉड करने पे। अक्सर मैनेजमेंट वालों को भी ना वो ऑडिटर जाके ना उनको कहता है हमें ये चीज़ें चाहिए, वो स्टेशनरी और इस तरह की चीज़ें आप मंगवा दें। तो कुछ क्लाइंट पे हम जाते थे तो हम कहते थे भाई हमें वो आप ना इतने बॉल पेन मंगवा दें, तब हम कहते थे 4, कहते थे 4 क्यों कह रहे हैं, 4 डब्बे लिखे, और यहाँ खुला खाता है, कोई बात नहीं आप लिख दें आ जाएंगे। फिर हम उन्हें कहते थे हमें USB चाहिए सिर्फ इस क्लाइंट के लिए, और यहाँ से जाने के बाद ये USB हम आपको वापस करके जाएंगे। कहते USB नहीं, आप पोर्टेबल हार्ड ड्राइव लिखें और 2 टेरा की लिखें। भाई मुफ्त बट रहा है। उन्होंने कहा जी ये बस आप लिख दें वो हो जाएगा अप्रूव, और बल्कि ज़्यादा लिख दें, बल्कि हम आपको ज़्यादा दिलवा देंगे, एक आध हमें दे जाइएगा। अब जब वो मुंह पे हमें इतना कॉन्फिडेंटली ऑडिटर के सामने इतना खुल के बोल रहा है, वो अंदर खाते तो पता नहीं क्या क्या जुगाड़े कर रहा होगा। तो समटाइम उनके एटीट्यूड रैशनल से पता लग जाता है वो आदी फ्रॉडी हैं, वो जान के ऐसा करते हैं। उन्हें जब मौका मिले उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। वो अच्छे तरीके से ज़्यादा फ्रॉड को प्लान करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ऐसे में इस तरह के एटीट्यूड रैशनल जब आपको नज़र आते हैं, जब आपको नज़र आए कि मैनेजमेंट के लोग अपने फ़ोटोकॉपी से या प्रिंटर से अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकाले जा रहे हो, बहुत सारी जगह पे आपको नज़र आता है कि कंपनी की गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि यहाँ के लोगों को फ्रॉड और नॉन फ्रॉड में तमीज़ नहीं है। शायद इनके एटीट्यूड्स ऐसे हैं। तो जिनके एटीट्यूड्स ऐसे हैं, जिनको फ्रॉड में तमीज़ नहीं है ज़्यादा, तो वो अक्सर क्या करेंगे, फ्रॉड कर देंगे, उन्हें महसूस भी नहीं होगा। तो कुछ लोग इसलिए फ्रॉड करते हैं कि उनकी आदतें ऐसी बनी हुई होती हैं, और कुछ लोग इसलिए फ्रॉड करते हैं कि उनको बॉस ने कहा होता है, प्रेशर में होते हैं, एंटिटी की हालत ख़राब हुई होती है, लोग एंटिटी की तरफ देखते हैं कि ये तो अब डूबने वाली है, एंटिटी को अपने अकाउंट्स गलत दिखाने पड़ते हैं। दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे कि कब डिफ़ॉल्ट करता है, तो पाकिस्तान इज़ अंडर प्रेशर के अपने अकाउंट्स को खूबसूरत करके दिखाए और दुनिया को बताए नहीं जी हमारे तो रिजर्व्स बेहतर हो गए। तो बड़े अरसे तक जैसे कप्तान की हुकूमत क्या करती रही, जब हम अपने फॉरेन रिजर्व्स दिखाते थे तो जो पाकिस्तान में लोगों के अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स में भी जो डॉलर पड़े होते थे उसको क्लब करके दिखाते थे। फॉरेन रिजर्व्स 2 तरह के होते हैं, एक जो प्राइवेट लोगों के हों और एक जो गवर्नमेंट के हों। तो वो क्या करते थे, गवर्नमेंट और लोगों के मिला के क्लब करके दिखा देते थे, तो फिगर बन जाती थी 20-21 अरब डॉलर की। जब बंदों को बाद में निकाल के देखा तो वो 7-6 अरब पे रह गई। तो जैसी हुकूमत चेंज हुई उन्होंने फ़ौरन से कह दिया कि 2 दिन में हमारे रिजर्व्स अचानक से $14 बिलियन गिर गए, क्योंकि उसमें 2 दिन पहले जो $14 बिलियन लोगों के काउंट कर रहे थे वो माइनस कर दिए। तो समटाइम फिर इस तरह से भी होता है कि आप प्रेशर की वजह से फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। समटाइम आप इंसेंटिव होता है, कोई मैनेजमेंट के बड़ों ने कह दिया है, दोशावत गवर्नेंस ने कह दिया है कि इस दफ़ा हमारी सेल 3 बिलियन क्रॉस करेगी तो सबको बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और सेल रिकॉर्ड किसने करनी है, जिनको बोनस मिलना है। तो क्या ये सेल 3 बिलियन क्रॉस करेगी, 100% करेगी। तभी हमने क्या कहा था, ये देख लो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे मैयर करते हैं, क्योंकि वहाँ ये फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। अब अगेन चूँकि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये 3 तरह के अगर आपको फैक्टर समझ आए हैं ना, तो आपने एक टेबल बड़े ध्यान से देखना है। एक टेबल बना हुआ है किताब में जिसमें 2 तरह के फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन एसेट्स, और उसमें 3 तरह की रीज़न, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड रैशनल्स। उसकी चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं। इस टेबल को आप जब बार बार पढ़ेंगे और बार बार इन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। लाइट्स ऑन कीजिएगा ज़रा। एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि हमने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है, हमने किन एग्जांपल्स को समझना है। यानी आईकेप जब आपको सवाल देगा ना,
तो सवाल में उसने एक सिचुएशन बताई होगी, वो सिचुएशन ये होगी कि एंटिटी का जो सीनियर मैनेजर अकाउंट्स है वो छोड़ के चला गया और जो जूनियर मैनेजर अकाउंट्स है वो अक्सर परेशान रहता है। आप कहेंगे अच्छा, वो कहेंगे इस सिचुएशन में बताओ तुम्हें ये जो हुई ट्रांजैक्शन में एरर है या फ्रॉड है, क्या लग रहा है? तो हम कहेंगे चूंकि वो परेशान सा रहता है, इससे ये इंडिकेशन मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है, और अगर वो अंडर प्रेशर है तो शायद वो एक बड़े लेवल का फ्रॉड कर जाए, और शायद वो अकाउंट्स में हेरफेर नहीं करेगा, क्या करेगा? एसेट्स में हेरफेर करेगा। तो कितना मज़ा है कि आप कहें यहाँ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का खतरा है फ्रॉड रिस्क फैक्टर इंसेंटिव या प्रेशर के अंडर, ईमान का सबसे ऊपर का दर्जा। अगर फर्ज करें आपको देख के समझ आ गया कि एग्जांपल्स इसी तरह की है जिस तरह की यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी कैटेगरी का है, ये इंसेंटिव की वजह से है, कंट्रोल्स की वजह से है, या एटीट्यूड्स की वजह से है, लेकिन ये समझ आ गया कि अकाउंट्स में हेरफेर होगी, तो आप कहते हैं यहाँ पे देयर इज अ रिस्क फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड हो रहा है। ये ईमान का दरमियाना दर्जा है। ईमान का सबसे छोटा दर्जा है कि समझ कुछ नहीं आया, लेकिन बस ये लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, तो कह दें कि ये सिचुएशन क्लियर कट हमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की तरफ आइडेंटिफिकेशन कर रही है। कम से कम फ्रॉड रिस्क फैक्टर के अल्फाज बोल के थोड़ा सा सवाब हासिल करने की ज़रूर कोशिश करें। तो ये टेबल स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, आपने इसको कई दफ़ा पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, आपने मुझे ईमेल करके कहना सर ये लाइन क्यों लिखी हुई है, ये लाइन मैंने कई दफ़ा पढ़ी, मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि ये लाइन यहाँ क्या कर रही है, उसने भी नहीं बताया। आपका छोटा टीचर तो हर वक्त आपकी जेब में मौजूद है मोबाइल, तो आप फ़ौरन से उसको पूछें भाई ये चीज़ यहाँ क्या कर रही है, तो वो आपको इतने प्यारे तरीके से रीज़न देगा। किसी भी टाइम पे ना आप बैठे हुए चैट जीपीटी से कहें मुझे पाकिस्तान में होने वाले किसी बड़े फ्रॉड का केस स्टडी दे दो, वो आपको बता देगा ये 3-4 तरह के बड़े फ्रॉड जो हैं। आप कहें मुझे कोई ऐसा फ्रॉड जिसमें फ्रॉड हुआ फिर ऑडिटर ने पकड़ा और ऑडिटर ने प्रोसीजर लगाए, मुझे पूरी केस स्टडी बताओ, तो वो आपको बताएगा जी फलाना टाइम में फलाना एंटिटी में ये फ्रॉड हुआ था, इस फर्म ने यूँ पकड़ा था और ये प्रोसीजर लगाए थे। तो एट एनी गिवन टाइम जिस वक्त आप वेले बैठे हुए खामखा टिकटॉक के बारे में सोच रहे होते हैं कि टाइम गुजर जाएगा या वो शॉर्ट्स चला लेंगे या रील चला लेंगे, उस टाइम पे आप चैट जीपीटी से इस तरह की फजूल बातें पूछ लिया करें, उससे और कुछ नहीं तो नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि वो जो सियालकोट वाले बाबा जी ने कुछ बोलना है या पता नहीं कौन से वाले ने क्या वो करना है, उससे तो आपकी मालूमात में इजाफा नहीं होना। पता नहीं मेरे ख्याल में ऐसे ही कुछ होते हैं, सियालकोट वाले बाबा जी हैं कोई, बाबा जी सियालकोट है, अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोशिश करें अपना फालतू टाइम भी अच्छी एक्टिविटी में गुजारें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम कितना है, 1.25 महीना, और उसके बाद कितना टाइम है, अन्य टाइम, जब तक फर्म नहीं मिलती टाइम ही टाइम। तो उस वक्त ये सारे बाबा जी देख लीजिएगा, उस वक्त ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। लाइफ में ना एक दफ़ा कोशिश करें कि 1 महीने के लिए सीरियस रह के देखता हूँ क्या बनता है, यकीन माने सीरियस रह के देखें, बड़ा फ़ायदा होना है। अब सवाल ये है कि जो हम एंड ऑफ सेशन वाली जो डिस्कशन करते हैं वो अभी करें या आपको कुछ देर की ब्रेक चाहिए? अभी ब्रेक वाले कितने और अभी वाले कितने हैं? 1 मिनट। अब ये कौन से वाले हैं जो कह रहे हैं कि अभी बस हम पढ़ना शुरू करते हैं, वो लोग हाथ खड़े करें। नहीं पढ़ना नहीं है, बस अब वो आखिरी जो डिस्कशन है जी, क्लास अपने टाइम पे, ये क्लास अपने टाइम पे ख़त्म होगी, लेकिन अगली वाली क्लास जो है वो शायद अपने टाइम पे ख़त्म ना हो पाए जी। नहीं, मैं इससे अगली क्लास मेरी वाली की बात नहीं कर रहा, इससे अगली जो आप लोगों ने क्लास अटेंड करनी है, हमने तो अब करनी है 20-25 मिनट की एक डिस्कशन। तो अब सवाल ये है कि वो डिस्कशन से पहले ब्रेक करनी है या नहीं करनी? जो कह रहे हैं ब्रेक कर लें वो हाथ खड़ा कर लें। ओह ये हाथ ज़रा ज़्यादा ही हो गए, बस ठीक है, सही है, फिर समझ आ गया। 4:05 हो रहे हैं, एक भाई चाय पिलाना चाह रहे हैं, कौन से भाई हैं? अच्छा नहीं है। 4:05 हो रहे हैं, 4:15 पे इकट्ठे होते हैं और फिर सिर हासिल गुफ्तगू करते हैं एंड की डिस्कशन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। क्या आप लोग तैयार और अलर्ट हैं? पक्की बात है। क्या आप मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे आप साथ साथ पढ़ते रहे हैं? पता लगे मैं जोश में बता रहा हूँ कि अब क्या करना है और आप सोचें हाँ ठीक है, बस अब कोई 10 पेंडिंग लेक्चर हैं क्रैश कोर्स के 12 में से, और उसके बाद जो है
है, एक दो टेस्ट नहीं दिए वाजिबा। उन्होंने कहा कि मेटीरियलिटी लेवल जो है ना, कुछ लोग तो उस लेवल पे चले गए कि वो एक दो टेस्ट ना देने पे परेशान है। कुछ सोच रहे हैं कि क्लासें पूरी नहीं ली, कुछ सोच रहे हैं कोई क्लास ली है, एक आध क्लास पेंडिंग है, बारिश वाली क्लास में हो गई। और कितने अफसोस की बात है सर, आपने उसमें पढ़ाई दिया। अफसोस की बात तो आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने सोचा कि नहीं हमने हिम्मत नहीं करनी। पानी बहुत ज़्यादा था। तो दोस्त ऐसे लाइफ में मुश्किलात का ऐसे थोड़ी मुकाबला करते हैं, पानी से घबरा गए। देखे ना, कुछ लोग तैर के भी आए हैं। असल में दुख तब हुआ जब चाय का भी पता लगा, तो वो जो है ना, वो दिल शॉर्ट वहाँ से हुआ। अच्छा जी, लेट्स सपोज कि हम साथ चल रहे थे सब। लेट्स सपोज कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है। आइडियली हमने ऑडिट को कैसे लेके चलना है, हमें किस तरह से करना चाहिए ऑडिट को, ऑडिट करने की स्टैंडर्ड अप्रोचेस क्या हैं या स्टैंडर्ड वे क्या है, या इस एक महीने में हमने ऑडिट को कैसे लेके चलना है। पहले उस एक महीने की ओवरऑल बात करते हैं, फिर दरमियान में तैयारी की बात करेंगे, फिर मॉक की बात करेंगे, फिर पेपर वाले दिनों की बात करेंगे कि किस तरह से। वक्त कम और मुकाबला सख्त 3 अगर ऑफ कर दें तो शायद थोड़ी सी विजिबिलिटी सब साफ नज़र आ रहा है। वैसे वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑडिट के लिए सबसे ज़रूरी और शदीद तरीन ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। बगैर समझे रट्टा नहीं लगाना। सीलो बीलो में चल जाता है, लोग रट्टा मारते हैं, पेपर पास भी कर लेते हैं, लेकिन ऑडिट में पेपर में लॉजिकल सवाल भी आते हैं। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपको मसला आएगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपको क्लासेस से या तो मिली थी या आपको क्रैश क्लासेस से मिल गई है, या आप साथ साथ अगर देख रहे हैं तो आप इंशाल्लाह क्रैश क्लासेस की वीडियो से भी चीज़ें कवर कर लेंगे। अब जब भी आपने रिवाइज़ करना है, कोई भी चैप्टर रिवाइज़ करना है, तो सबसे पहले तो याद करना है कि आपको चीज़ें याद आ रही हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो क्रैश की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी होंगी नहीं, आप उसको 1.5 पे चला के एक दफ़ा कम से कम अपनी आंखों के सामने से गुजार लेंगे, हाँ क्या बात हुई थी क्लास के अंदर। अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले अपनी पक्की करनी है। फिर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है माइंड मैप्स। माइंड मैप ज़रूर बनाएं। जिस भी टीचर की बुक यूज़ कर रहे हैं, जिस भी डाटा को यूज़ कर रहे हैं, जो भी हैंडआउट्स हैं, मेरे लेक्चर के हैंडआउट्स हों, मेरी किताब हो, किसी और टीचर की किताब हो, या आपके अपने नोट्स हों, आपने मैप्स बनाने हैं। हर स्टैंडर्ड के मैप बना दें। जैसे मैंने आपसे कहा 210 की 6-5 शाखें निकाल दें कि 210 में ये 4-5 बातें हैं, उसमें ये 3 बातें, उसमें ये 2 बातें, उसमें ये बात है। कह दें 220 6 एरियाज़ पे बात करता है। पहले एरिया में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे 2 लाइनें लिख दें, एथिकल के नीचे शायद 3 छोटी छोटी सी लाइनें लिख दें, शायद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट वगैरह के बारे में आप क्लाइंट के बारे में 2 बातें, इंटेग्रिटी और उसकी स्क्रीनिंग लिख दें, शायद अपने बारे में कंपिटेंस, टाइम और अवेलेबिलिटी लिख दें। समझ रहे हैं? कुछ कीवर्ड्स लिखते गए तो शायद 220 आपने सामने रखा और ये शायद 15 मिनट की कहानी है जिसमें आपने उसको एक सफ़े पे कैद कर लिया हो। इवन फ्रॉड के अंदर आए, आपने कहा जी फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉड की आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर मिल जाए तो क्या है, फलाना क्या है, फलाना, शायद इस पे आपको 1 घंटा लग जाए, लेकिन वो 1 घंटा बड़ा कीमती 1 घंटा ही, क्योंकि उसके बाद जब भी आपने फ्रॉड रिवाइज करना है तो आपके अपने हाथ का बना हुआ मैप आपके काम आएगा। फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी सी आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ लिखने की आदत भी बन जाएगी। दूसरा, आप पूरे कोर्स को चंद कागज़ों पर कैद कर लेंगे और जब रिवाइज करना है आपने कागज़ पकड़ना, उस कागज़ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे चैप्टर 13, उसमें 2 बड़े एरियाज़ हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फंडामेंटल प्रिंसिपल में आप आगे 5 हेडिंग बनाएंगे, इंटेग्रिटी फलाना फलाना फलाना, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर फर्दर बताएंगे कि ये कहते कैसे हैं, इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं और एडिशनल कंसिडरेशन क्या है। ज़रूरी नहीं पूरे सेंटेंसेस लिखें, छोटे छोटे से सेंटेंसेस। आपको फिर भी अगर कन्फ्यूजन है, फिर भी परेशानी है, सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर है, आपने सॉफ्ट कॉपी में 2 सफ़े सेलेक्ट किए, चैट जीपीटी पे पेस्ट किया और उसको कहा मुझे इसके प्रिसाइज पॉइंटर्स स्मॉल बना दो, जिसमें जो दिया हुआ डाटा है उसको 1/3 पे ले जाओ, और उसे कहना है कि कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है लेकिन हमें कंसाइजनेस भी चाहिए। अगर आपको खुद ना बन रहे हो, लेकिन वही वाली बात है कि उसके दिमाग को इस्तेमाल करना मजबूरी में है, लेकिन खुद बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, आपका नक्शा जैसे ही आप देखेंगे आपको पूरा टॉपिक जहन में आ जाएगा। ये कंपनी लोग की तरह रट्टे भी नहीं मारने, लेकिन इसको 100% समझ के खुद से लिखेंगे तो हो सकता है कुछ बातें मिस कर दें। तो इस तरह के अब आपको मैप्स बनाने होंगे। जब आपने ये चैप्टर के मैप बना लिए, अब आपने रिवाइज करना अपने माइंड मैप से। अब किताब को साइड पे कर दें, अब किताब नहीं बार बार देखनी, मेरी किताब
किताब साइड पे कर दी, अब आपके चंद वो पर्चे हैं जिन पर्चों से आप ऑडिट रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप एक दफ़ा इस लेवल पे आ जाएं, हो सकता है आपको लगे कि टाइम वेस्टिंग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड 6 दफ़ा याद करने से बेहतर है एक दफ़ा मैप बना दें, 2 दफ़ा देखें, आपके जहन में नक्शा बन जाएगा। ये बात हमें समझ आ गई है कि जो फ्लो चार्ट है उसका इमेज ज़्यादा बेहतर दिमाग में जाता है बनस्बत सादा लिखे हुए नैरेटिव के। रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करने के बाद आइडियली क्या करना है, बेसिक असेसमेंट करनी है। पास पेपर्स में जाना है, किताब अब आपके पास मौजूद है, इस किताब में 2009 से लेके अब तक के सारे पास पेपर्स, उन सब के सॉल्यूशंस, उन सब में जिस जिसके एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल थे, जिस जिसकी मार्किंग स्कीम अवेलेबल थी, वो सब किताब में मौजूद है। हर चैप्टर करने के बाद सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है ICAP के पास पेपर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट जज्बाती हो गए कि ऑडिट तो एक भयानक पेपर है, वो क्या करते हैं श्रीलंकन जनाब बॉडी में आए हुए सवालों की प्रैक्टिस कर ली, ACCA के सवालों की प्रैक्टिस कर ली, ICAW के सवालों की प्रैक्टिस कर ली। ज़रूर करें अगर आप एडवांस यूज़र हैं, लेकिन सबसे पहले ये तो देखें कि आपका ICAP के सवाल किस तरह से पूछ रहा है। तो सबसे पहली हमेशा प्रैक्टिस होनी चाहिए मेरी अपनी बॉडी ICAP सवाल किस तरह से पूछ रहा है उसकी। तो हमेशा प्रैक्टिस करें अपने पास पेपर से पहले। अगर उसके बाद एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, फिर दूसरी बॉडीज़ के सवालों को तलाश करें। वैसे ICAP की अलावा जितनी भी बॉडीज़ हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से सवाल बनाती हैं, तो इतने स्ट्रक्चर्ड लोगों को देख के ना आपके कॉन्सेप्ट तो बेहतर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं हो सकती जो ICAP की। और हमें क्या ज़रूरत है दूसरी बॉडीज़ की, हमारे अपने पास एक एक चैप्टर में 30-30, 35-35 सवाल मौजूद हैं। मरे से मरे 15, 16, 17, 18 सवाल तो मिल ही जाते हैं, उनके एग्जामिनर कमेंट्स भी मौजूद है। और मैं कौन सा कह रहा हूँ, सारों के सारों को दबा दब लिखना शुरू कर दें। आप 2/3 ऑफ द क्वेश्चंस को देखें, सवाल पढ़ें, समझें, दिमाग में जवाब बनाएं और अब पीछे लिखे हुए आंसर से मैच करें। अगर 70% मैच कर रहा है तो इट मीन्स कि आपने चीज़ें मुनासिब लेवल पे कर ली, यानी कि ये टॉपिक आपको समझ भी आ गया है, आपकी याददाश्त में भी है और अब आपको पेपर के सवाल से समझ भी आ रहा है। लेकिन फिर क्या करना है, 1/3 जो सवाल छोड़ दिए हैं उनको लिख के करना है। अब इसमें 2/3 और 1/3 भी कर सकते हैं, और आप वो सवालों की लिस्ट जो सर उसामा आपसे भी शेयर कर रहे होंगे अगले सेशन में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी किताब पे वो वाले सवाल मार्क करके रख लें। तो आपने जब ये वाला फेस करना है तो उन सवालों को नहीं पढ़ना, उन सवालों के अलावा बाकी सवालों को पढ़ा, जवाब जहन में बनाया, सॉल्यूशन से देखा। अगर 70% तक मैच कर रहा है दिस इज़ गुड, इससे ऊपर मैच नहीं कर रहा कोई बात नहीं, उन्होंने अपने तरीके से अपने अल्फाज में लिखा होगा, आप अपने तरीके से सोच रहे हैं। अगर यहाँ 70% मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपकी रिटेंशन में मसला है या आपके कॉन्सेप्ट में मसला है। तो पहले कॉन्सेप्ट ठीक करना है, फिर रिटेंशन। लेकिन सीलो की तरह रिटेंशन नहीं कि पूरी किताब ही लिख डाली, आपने बनाने माइंड मैप्स, छोटे छोटे से नक्शे बनाने हैं। समझा, नक्शा बनाया, और अपने हाथ का नक्शा। हमारे हाथ के नक्शे जितने मर्जी हम आपको प्रोवाइड कर दें वो आपके किसी काम का नहीं है। जो आपके अपने हाथ से आपने समराइज करके लिखा होगा तो वो सबसे खूबसूरत चीज़ होगी। अंडरस्टैंडिंग, नक्शे, बेसिक असेसमेंट। बेसिक असेसमेंट अगर अच्छी हो गई तो फिर फाइनल असेसमेंट की तरफ आना है। एक अप्रोच है 2/3 और 1/3 सवाल, और एक अप्रोच ये है कि आप यहाँ पे वो वाले सवाल जो सर आपको बता रहे होंगे कि ये आपने लाजमी लिख के करने, इनसे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हर चैप्टर के अंदर आपको पता है कई दफ़ा तो सवाल रिपीटिंग नेचर के होते हैं, कई दफ़ा कोई सवाल बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो हमने कुछ बेंचमार्क 40+ के करीब सवाल आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे, जिनको करने से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, रिटन प्रैक्टिस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। तो ऑडिट के अंदर सवालों को लिखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आपने उन बेंचमार्क सवालों को जो वो बताएं लिखना है। करना क्या है, लिखना है और किसी कुलीग को मार्किंग के लिए देना है। अब खुद असेस नहीं करना, अपने लिखे हुए को किसी दोस्त के साथ बैठ जाएं, उसे कहें यार हम डेली एक स्टैंडर्ड पकड़ के, फ़र्ज़ करें एक लिस्ट दी हुई है उसमें 40 सवाल हैं, आपने कहा हम डेली चैप्टर वाइज 4-4 सवाल किया करेंगे। सेम सवाल आपने करके उसे चेक कराए, उसने करके आपको चेक करवाए, 2 दोस्तों ने। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब उसने आपको चेक कराया तो आप सवाल चेक करते हुए कहेंगे यार अजीब आदमी है, पहला लेटर कैपिटल ही नहीं डाला हुआ, अजीब आदमी, इसकी एग्जाम्पल ही नहीं समझ आती, ये दरमियान में कई जगह पे दापी जाता है, कई दफ़ा ये चीज़ ऐसे नहीं करता। जब आप किसी को चेक करेंगे फिर पता लगेगा कि चेकर पे क्या गुजरती है, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ बस सवाल कर करके दे रहे होते हैं। एक दफ़ा ज़रा चेकिंग साइड पे आके देखें, फिर पता लगेगा कि सामने वाले बंदे में क्या बुराई बुरी लगती है। जब अगले दिन आप अपने सवाल कर रहे होंगे ना, और आपके दोस्त ने आपको बहुत सारे तबसरे और आपने उसे बहुत सारे तबसरे करे होंगे, तो अगले दिन आपकी भी गलतियाँ कम हो जाएंगी, आपके दोस्त की भी गलतियां कम हो जाएंगी। हो सकता है किसी जगह वो कहे तुम्हारा ये गलत है, आप कहें नहीं सही है, ये देखो इस किताब में, वो कहे देखो उस किताब में, फिर बहस हो, डिबेट हो, आप 2 टीचर्स को ईमेल करें, दोनों से जवाब लें और एक नतीजे पे पहुंचें। ये पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में रह जाएगा जिस पे आपकी बहस हुई है। तो
ऐसे में अच्छा दोस्त ज़रूर आइडेंटिफाई करें। आइडियली ये 2% एक्टिविटी होनी चाहिए, ना मिले कोई अच्छा दोस्त तो एक बंदा करे, लेकिन कम से कम 2 बंदे होने चाहिए जो एक दूसरे को क्रॉस चेक करें, एक दूसरे से बैठें, डिबेट करें कि ये सवाल क्यों सही है और ये सवाल क्यों गलत है। तब पता नहीं, मतलब आप लोगों को अच्छा दोस्त या अच्छे सवाल, पता नहीं क्या चीज़ कम है आपकी ज़िंदगी में, अच्छे दोस्त कम है। जब आप उसे बताएंगे ना इस एक्टिविटी से तुम्हारा पेपर पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो दोस्त बन जाएगा। कमर्शियल दोस्त बहुत होते हैं, इस वक्त आपको कमर्शियल दोस्त चाहिए। देन फाइनल मॉक दें। आपने टॉपिक बाय टॉपिक कर लिया, लेकिन क्या होता है फाइनल मॉक में इकट्ठे बहुत सारे सवाल आते हैं आपके सामने, तो इकट्ठे जब बहुत सारे सवालों को देखते हैं तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो फुल मॉक दें। ठीक बात, यहाँ पे स्टार्ट होगा जिसमें होंगे। अब उस वीक में चूंकि आईकेएप में ऑडिट का इम्तिहान सेकंड वीक के मंडे पे होता है, तो यहाँ पे भी 19 से जो वीक स्टार्ट हो रहा होगा उसमें नहीं, लेकिन उससे अगले वीक में मंडे पे आके ऑडिट का मौका। तो पेपर जिस दिन आपका आईकेएप में है उसके ठीक 14 दिन पहले यहाँ सुबह 9 बजे मॉक कंडक्ट हो रहा होगा। आप आएँ, आप मॉक दें, किसी भी कॉलेज जाएँ, जो जहाँ भी मॉक कंडक्ट हो रहा है आप वहाँ मॉक दें। जहाँ आपको मॉक चेक होके मिले आप ज़रूर मॉक दें, और आप अपने आप को असेस करें कि आप कहाँ पे हैं। सिलेक्टेड पास पेपर जो राइटिंग में करने हैं वो सर उसामा के सेशन में आपको उसके ऊपर गुफ्तगू मिल जाएगी, वो मेरे स्कोप से इस वक्त आउट है। करना क्या है, मॉनिटर करना है, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, 1 2 भी ऑफ कर दें। सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते 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 एक दिन अचानक पता लगता है कि अभी तो सिर्फ 6 चैप्टर हुए हैं और दिन रह गए हैं 4। मॉनिटर करें, टाइम टेबल बनाएं, फिजिकल टाइम टेबल बनाएं, कागज़ पे एक प्लान बनाएं, अपने रजिस्टर पे 3 सफ़े पे कहें कि मैं 6 अगस्त को ये करूंगा, 7 अगस्त को ये, 8 अगस्त को ये, आगे बाकायदा लिखें, मैनुअली लिखें। अक्सर लोग क्या करते हैं, टू डू लिस्टें बना लेते हैं मोबाइल पे, एक्सेल की शीटें बना लेते हैं, इनको कभी भी प्लस माइनस करने आपको दुख नहीं लगता, लेकिन सामने कागज़ पर अगर आपने लिखा था कि 6 अगस्त को आपने 3 टॉपिक करने थे और 2 पे टिक लगाए और तीसरे को कैरी फॉरवर्ड आगे किया तो बुरा लग रहा होगा, फिर अगले दिन ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि उसको क्रॉस कर दिया जाए। तो कोशिश करें एक रेगुलेटेड टाइम टेबल बनाएं, एक रेगुलेटेड स्केड्यूल बनाएं, उस रेगुलेटेड स्केड्यूल को फिजिकली बनाएं, उस पर फिजिकल मार्किंग करें, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना। जब भी आप पढ़ाई करें तो दरमियान में आपने ब्रेक्स ज़रूर लेनी है। अगर आप अगले 25 दिन प्लान कर रहे हैं पढ़ाई करने का, तो 50 तरीके ब्रेक लेने के इस डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट सॉफ्ट में तो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, take a bike ride, for example read a book, for example take a bath, for example walk outside, eat a meal in silence। थोड़ा मुश्किल होगा, एक ऐसा खाना खाएं जिसमें आपने कुछ ना बोला हो। रीड पोइट्री, फॉरगिव समवन, किसी को माफ कर दें। ऐਵੇਂ बैठे बैठे एक दोस्त को कॉल करें, यार तुमने उस दिन अच्छा नहीं किया था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ग्रज नहीं है, ऐसा हल्का हल्का सा फील होगा। सिट इन नेचर, बहुत सारे तरीके हैं। ड्राइव समवेयर न्यू, कॉल अ फ्रेंड, किसी दोस्त से रब्ता कर लें। इसमें एक मुझे बड़ा मजे का लगता है, वो पता नहीं कहाँ गया, लाइट अ कैंडल। कभी आप बहुत दिमागी तौर पे आवाज़ार हुए हुए हो, दिमाग फुल कचरा हुआ हुआ है, कुछ नहीं समझ जा रहा, 6 घंटे हो गए पढ़ते हुए, अब दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, एक कैंडल रखें सामने, उसको आग लगाएं, उसको बुझते हुए देखें। कैथार्सिस, आपके अंदर से सारा कचरा बाहर निकल रहा होगा, आपके दिमाग में जो सारे जो तहरीकात हैं, उलझने हैं, परेशानी है, वो मोमबत्ती बुझती चली जाएगी और आपका जहन आज़ाद होता चला जाएगा। घर वाले पागल समझेंगे। तो अब आपके पास ब्रेक करने के 50 तरीके मौजूद हैं। आप हर दिन 2 अलग अलग तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ये सॉफ्ट में आपके साथ शेयर हो जाएगा, शेयर हुआ बल्कि हो जाता है डेली बेसिस पे। आगे चलते हैं। मॉक इतनी ज़रूरी चीज़ क्यों है? क्योंकि इससे राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, और कुछ नहीं तो कम से कम आप बड़े अरसे से लिख नहीं रहे तो उस वक्त 3 सवा 3 घंटे लिख लेते हैं, थोड़ा सा हाथ चालू हो जाता है। वरना पेपर में जाके अक्सर लोग आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद हाथ दबा रहे होते हैं, लिखने की आदत ही नहीं होती। थ्योरियाँ कौन लिख के प्रैक्टिस करता है? पेपर में आपको सवा 3 घंटे या 3 घंटे तक थ्योरी लिखनी है, राइटिंग की प्रैक्टिस है, सेल्फ असेसमेंट हो जाती है, बॉडी एक्सरसाइज। सवा 3 घंटे तक टिक के बैठने का एक सलीका आ जाएगा। आप पढ़ते हुए भी सवा 3 घंटे इकट्ठे नहीं बैठते, तो ये अपने अंदर एक बॉडी की एक्सरसाइज है कि आपको आदत बन जाए कि हाँ सवा 3 घंटे टिक के किसी दिन किसी जगह बैठ के काम किया जा सकता है।
टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है और कम से कम पेपर से 2 हफ्ते पहले आपको अपनी वीकनेस पता लग जाती है। फिर वो लिखा हुआ है कि काफ़ी इंस्टीट्यूट प्रिपेयर कंडक्ट और इस तरह से करते हैं, तो आप ज़रूर उसको किसी भी कॉलेज से जहाँ पे भी वो हो, आप फुल फ्लेज मॉक को ज़रूर ट्राई करें, कोशिश करें, ताकि आपको एक दफ़ा पेपर में जाने से पहले एक प्रैक्टिस हो जाए और अंदाज़ा हो जाए कि आप कहाँ खड़े हैं। दिन क्या होगा? पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, पेपर से पिछली रात बड़ी कीमती रात होती है, पेपर का दिन बड़ा कीमती होता है, नींद प्रॉपर लें। उस एक दिन मज़ीद इजाफी पढ़ के आपने 6 महीने में जो नहीं किया वो उस दिन नहीं होने वाला। उस दिन अचानक से लोगों को होता है मैं वो टॉपिक भी तैयार कर लूँ जो ज़िंदगी में कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, अब आज अचानक से दिल कर रहा है कि वो पेपर आ गया अब तो पढ़ लूँ। कोई नई चीज़ नहीं करनी और पेपर से पहले सोने की कोशिश करनी है। आपके यहाँ नींद ही नहीं आती, आंखें बंद करके लेट जाना है, सब फिर भी नींद नहीं आ रही, पाँव पे सरसों का तेल लगा लेना है, आधे घंटे तक रेजिस्ट करके दिखाना है नींद को, नींद आ जाएगी। जितना मर्जी दिमाग में कचरा भरा हुआ हो आपको नींद आ जानी है आधे घंटे में। नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। सुबह प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, भागते हुए पेपर देने नहीं चले जाना। हमें उस वक्त पैनिक हो रहा होता है, हम पेपर देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी बॉडी हमें पावर नहीं दे रही होती। वो जो आपके दिमाग के सेल्स को काम करने के लिए चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपने अगर पिछली रात या शाम में खाना खाया था तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अच्छा नाश्ता किया हुआ होगा तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन इतना नाश्ता भी ना हो कि आप फिर पेपर में जो है ना वो डकारी मारते रह जाएं या आप जो है हर वक्त ही नींद आ रही हो आपको। ICAP एग्ज़ाम सेंटर 20 से 25 मिनट पहले पहुँचें। अगर अच्छे टाइम से सोए होंगे तो पहुँचें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मार्जिन रखते हैं कि मेरे घर से ICAP तक फास्टेस्ट तरीन अगर रास्ते में कोई सिग्नल बंद ना हो और कोई मसला ना हो तो कब तक पहुँचा जा सकता है, उससे 5 मिनट कम रख के लोग घर से निकलते हैं। और जब पहुंचते हैं तो पता लगता है 9:07 हो चुके होते हैं। फिर जल्दी जल्दी से बाहर जाके देखते हैं कि जी हमारा रोल नंबर किधर है, जल्दी से अंदर एंटर होते हैं, तो ढूंढ रहे होते हैं, पता लगता है हम गलत हॉल में आ गए, क्योंकि पैनिक इतने हुए थे कि बाहर हॉल भी सही नहीं देखा। जब तक अपनी कुर्सी तक पहुंचते हैं 12 मिनट गुजर चुके होते हैं। और जब कुर्सी पे पहुंचते हैं तो वो इतनी सी जगह होती है, आगे वाले बंदे ने अपनी सीट पीछे की भी होती है, पीछे वाले ने अपनी मेज़। अब अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर मुझे पता नहीं लगा मेरा पेपर क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो सिर्फ अकेडमिकली समझ रहा है, उस दिन कुछ और परफॉर्मेंस भी है। अगर आप बहुत ही तंग होकर ऐसे बैठ के लिख रहे हैं तो पेपर तो ख़राब होना ही है। हम उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते कि हमारे साथ उस दिन क्या गुजरी। तो पेपर देने के लिए साइकोलॉजिकली भी आपको अच्छे पोजीशन में, अच्छे फ्रेश होना बड़ा ज़रूरी है। तो कोशिश करें वेल बिफोर टाइम पहुंच जाएं, वेल बिफोर टाइम सीटेड हो, बैठें, थोड़ा सा देखें क्वेश्चन कितने हैं, थोड़ा बहुत मेज़ आगे पीछे होने से अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप एक दफ़ा ईजी होके उस जगह के साथ शनासाई हासिल कर लें। हो सके तो पानी पी लें रीडिंग टाइम से पहले। ठीक है, अगेन चॉकलेट, जैसे अदनान रशीद साहब कहते हैं कि मैं अपने साथ छोटी छोटी सी चॉकलेट्स या टॉफ़ियाँ रखता था और मैं पेपर में जाके, तो अक्सर मैंने सुना है वो ये एग्जांपल दे रहे होते हैं जब ICAP में कभी भी कोई सेशन हो तो वो अक्सर ये एग्जांपल देते हैं कि मैं तो वहाँ साथ छोटी छोटी टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स ले जाता था। तो अगेन वट एवर फैसिनेट्स यू, जिस चीज़ से आप मुतमईन हो। टू मी, मुझे हमेशा याद होता था मेरी मदर ने कहा था कि जो बच्चे दही खा के पेपर देते हैं वो अच्छा वो कर रहे होते हैं। तो ऐसा दिमाग में होता था कि घर वाले तो किसी और शहर होते थे, मैं ICAP के बाहर थोड़ा सा पास एक फासले पर होटल होता था, मैं आधे घंटे पहले वहाँ पहुँचता था, वहाँ मीठा दही खाता था और फिर जाके एग्जाम सेंटर में जाता था कि भाई माँ ने बताई है बात ज़बरदस्त होगी और मैंने हमेशा देखा कि उससे परफॉर्मेंस बेहतर रही। तो वॉट एवर थिंग्स, आपको टॉफ़ी से अच्छा लगे, आपको दही अच्छा लगे, आपको खाना खाना अच्छा लगे, लेकिन पेपर में जाएं तो आपका माइंड फ्रेश हो, पेपर में जाएं तो आपके पास एनर्जी हो पेपर को परफॉर्म करने की। तो हम थ्रू आउट सेशन रहते हैं कि पेपर कैसे अच्छा करना है, तैयारी कैसे अच्छी हो, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बातें जो ज़रूरी हैं, नींद पूरी होना इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी ज़रूरी चीज़ है 20 से 25 मिनट पहले पहुंचना। हबड़ दबड़ ना हो, जब आपका सांस फूला हुआ होगा, सवाल देख रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, बाकियों के पास 12 मिनट ज़्यादा थे, मेरे पास कम थे, तो पेपर की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी आपकी। आपके हाथ कब कप आ रहे होंगे, शुरू में आपसे वो जो स्टार्ट जिस लेवल पे होना चाहिए वही नहीं होगा, तो आप फिर संभाल नहीं सकेंगे एंड तक। तो पैनिक से बचना है, सिर्फ 20 मिनट की कुर्बानी है। और अगर अच्छे टाइम पे सोए होंगे तो आप आराम से 20 मिनट पहले पहुंच सकते हैं। पेपर के दौरान क्या करना है, पेपर को क्विकली रीड करना है रीडिंग टाइम के दौरान और अंदाज़ा लगाना है कि टोटल सवाल कितने और आपके रेलेवेंट टॉपिक्स कितने हैं। पेपर में आप जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये टॉपिक्स तो बीच में आएंगे, तो पेपर में जाते साथ ही पहले ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि आपकी पसंद के टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं नहीं। कोई बड़ा सा लॉजिकल सवाल अचानक से नज़र आए, पैनिक नहीं होना। 100 नंबर के पेपर में एक सवाल है जो अजीब सा लग रहा है, उसकी वजह से पूरा पेपर ये नहीं सोचते रहना कि उस सवाल के साथ क्या होगा। ये जहन बना के जाना है कि एक अजीब सा बड़ा सवाल आया हुआ होगा, पहले से माइंड बना के चले जाना है। तो जैसी नज़र आए आपके, हाँ देखा मुझे पता था शरारती, तो मैं माइंड पे आके देखूंगा।
फिर क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल से देखना और रिक्वायरमेंट्स अंडरलाइन कर लेनी है। ऑडिट के एग्जामिनर की आदत है एक जुमले में 2 रिक्वायरमेंट्स, फलाना एंड फलाना, अंडरलाइन कर लेना है कि उसने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, और इस टाइम पे प्लान कर लेना है अपना सीक्वेंस। ये रीडिंग टाइम है, इसमें आपने सवालों के जायजे और सवालों को याद या रट्टा लगाना नहीं शुरू कर देना। आपने सवालों को पढ़ के रफ अंदाजा लगाना है और उसके हिसाब से सीक्वेंस बना लेना है कि मैं पहले कौन सा सवाल करूंगा, दूसरा कौन सा, किस तरह से। फिर रेलिवेंट नंबर उसके लेफ्ट पे लिख देना है कि ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल। एस्टिमेटेड स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम लिख दें लेड पेंसिल से। एक कच्ची पेंसिल आपके पास है, आपने कहा ये मेरा पहला सवाल होगा, ये मैं 9:15 पे स्टार्ट करूंगा और ये 9:35 पे खत्म हो जाना चाहिए। 7-5 मिनट बढ़ा के लिख दें 9:40 कि 9:35 पे तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 9:35 तक सवाल चल रहा हुआ और बहुत मजा आ रहा हुआ तो ठीक है, चलो थोड़े से और नंबर लिए जा सकते हैं उसमें। लेकिन 9:40 अगर आ गए तो बस कलम तोड़ देना है, बाकी नहीं तोड़ देना। कहने का मतलब है उस सवाल को बंद कर देना। अब ये नहीं सोचना कि मैं मजीद इसमें लिखूं। समटाइम कुछ सवालों से हमें इतना प्यार हो जाता है कि आधा घंटा उस पर लगा देते हैं, मिलता 2 इजाफी नंबर है उस आधे घंटे में। तो एक सवाल जब आपकी लिमिट और लिमिट के बाद जो आपकी हार्ड कैप को जब वो क्रॉस कर रहा है, आपने एक हार्ड अपर कैप लगा दी कि 9:35 तो नॉर्मल है लेकिन 9:40 इज द टाइम, अगर ये आ गया तो बस फिर मैंने जो है ना इसको छोड़ देना है। फिर उस सवाल से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करनी, आगे जाना नहीं तो उसने वही करना है जो मोहब्बत करने वालों के साथ होता है। तो इतनी मोहब्बत नहीं करनी। डोंट मल्टीप्लाई एवरी क्वेश्चन बाय 1.8। एक टिपिकल लोगों का फार्मूला कि जी 180 मिनट होते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है, तो अगर आपके पास 15 नंबर का सवाल है तो 15 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें, तो 10 नंबर का सवाल है तो भी 1.8 से। तो इससे क्या होता है, 10 नंबर के सवाल के 18 मिनट्स। अच्छा, एक 10 नंबर का सवाल है जो आपको बहुत अच्छा आता है और एक 10 नंबर का ऐसा सवाल है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। आपने दोनों के लिए 18 मिनट रख दिए एंड ये 18 मिनट में फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसमें से 1 नंबर निकलना था, और जिसमें से आप 9 नंबर ले सकते थे उसको जल्दी करने के चक्कर में रगड़ दिया। कितना मज़ा आता है, इस पे रखे होते 10 मिनट और उस पे रखे होते तकरीबन 18 जमा 8 26 मिनट। तो हर जगह ये 1.8 से मत मल्टीप्लाई करें। जो आपको बहुत अच्छे सवाल आते हैं भले 2 से मल्टीप्लाई कर दें, भले 2.5 से कर दें, कोई मसला नहीं। एवरेज सवालों को 1.8 से मल्टीप्लाई करें, और जो बिलो एवरेज नहीं आते या वो उस तरह से, तो ठीक है 1 मिनट पर मार्क से मल्टीप्लाई कर दें, उतना टाइम एलोकेट करें, लेकिन ज़्यादा टाइम उनको एलोकेट करें जो आपको अच्छे आते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर कोई टीम मेंबर यहाँ आसपास हो, ठीक है, ये बाहर के बच्चों को कह देते हैं कि हमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, उनसे कहा आखिरी दिन है इतना तो फिर बर्दाश्त कर ही लेंगे, उम्मीद है। प्लान ऑडिट का एग्जामिनर, लाइट ऑन करनी है लेकिन हमें फ़ौरन से ऑफ करनी पड़ जाएगी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ऑडिट का पेपर प्रेडिक्टेबल होता है। मैं आज बैठ के शायद ये नहीं बता सकता कि कंपनी लॉ में 6-7 कौन से सवाल कंफर्म आने हैं, शायद मैं नहीं बता सकता कि बी लॉ में कंफर्म कौन से सवाल आने हैं, लेकिन शायद मैं ऑडिट के 6 सवालों को तो बैठे बैठे जज कर सकता हूँ। हमारा एग्जामिनर इतना प्रेडिक्टेबल है। सिलेबस चाहे बड़ा हो लेकिन सिलेबस की वेटेज और एरियाज इस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं कि कुछ फोकस एरियाज हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ कभी कभी जिनकी बारी आती है। वी कैन सेफली से कि हर पेपर में आपको तकरीबन 25, 30, 35 नंबर तक की सीधी सीधी थ्योरी मिल जाएगी। कभी कभी 43, 45 नंबर की भी थ्योरी होती है, लेकिन मैं इसको 30 के आसपास अगर सेफली कहूँ कि तकरीबन 30 के करीब सिंपल और 70 के करीब लॉजिकल, बट 30 to 40% सीधे सीधे सवाल और 60 to 70% लॉजिकल सवाल। तो हर पेपर में आपको कुछ सीधे सवाल लाजमी मिलेंगे जो बहुत ही सीधे सीधे 2-2, 3-3 लाइनों के सवाल होंगे। ज़रा वो 5 कंडीशन बता दो, ज़रा प्री कंडीशन बता दो, ज़रा ये बता दो, वो बता दो। फिर आपको कोड ऑफ एथिक्स का सवाल मिल जाता है, आपको रिपोर्ट का सवाल मिल जाता है, आपको रिस्क असेसमेंट या फ्रॉड का सवाल मिल जाता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन या सैम्पलिंग में से एक मिल जाता है, 560 या 580 में से एक। तो पेपर इज फेयरली प्रेडिक्टेबल। आप 80 to 90% ऑफ द पेपर को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा 15% मार्जिन होगा कि वो कहीं से भी सिलेबस एरिया में से घूम के सवाल बना दे। तो जब आप पहले से प्लान कर सकते हैं, जी अब तीनों ऑफ कर दीजिए, तो शुरू से ही प्लान कर ले। पहले घंटे में क्या करना है, पहले घंटे में पहले थ्योरी वाले सवालों पे हाथ डालना है। छोटे छोटे सवाल होंगे, मज़े के सवाल होंगे, आपको आता होगा, आप जल्दी जल्दी से करते चले जाएंगे। कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने 30-35 नंबर का पेपर कर लिया है और अभी एक रहा है। कोई बात नहीं, अगर पहले
आप 35 से ऊपर ना जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 1/3 ऑफ द टाइम में 1/3 ऑफ द पेपर ही करना है। जो आपको अच्छा आता है उस पर ज़्यादा टाइम लग गया कोई बात नहीं। अगर आपका 30 नंबर के ऊपर 1 घंटा लग गया या 28 नंबर पे भी 1 घंटा लग गया और इस 28 में से 26 आप लेने की पोजीशन में हैं, तो ये बहुत अच्छा सौदा रहा है, इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ। पहले घंटे में कोशिश करें जो प्योर थ्योरेटिकल हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एवरेज 30+ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पेपर में। अगर इसमें टाइम बच जाए तो कोड ऑफ एथिक्स का सवाल उठाएं। ये लॉजिकल में सबसे आसान सवाल होता है जिसको डील करना बाकियों की निस्बत ज़्यादा आसान होता है, अनलेस कि बहुत ही अजीब सा कोड का सवाल हो। आपने देखे 1-2 दफ़ा उन्होंने अजीब से सवाल बनाए हैं, वरना एक ही तरह के पैटर्न के सवाल कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं। तो पहले सिर्फ थ्योरेटिकल और कोड ऑफ एथिक्स। सेकेंड आवर में आए 705-6 वाले सवाल की तरफ, ओपिनियन वाले सवाल की तरफ। इस सवाल को आप एंड पे लेके जाते हैं, सवाल खराब हो जाता है। इसको शुरू में लेके जाते हैं, पेपर खराब हो जाता है। सेकेंड आवर का पहला सवाल ये होना चाहिए और इस पर सफिशिएंट टाइम लगाएं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से स्टेप्स करने से आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसको सोच के दरमियान वाले टाइम में करेंगे तो आप ईजिली कर सकते, इस पे टाइम दे सकेंगे और आपने पीछे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई मैंने 35-36 नंबर का तो पेपर किया हुआ है। आप इसको जल्दी से टाइम देके इसमें से नंबर निकाल सकेंगे। फिर अगर कोई कंपनी लॉ वाला सवाल आया है तो ये इस वक्त करें, नहीं तो सब्सिक्वेंट इवेंट या रिटर्न पोजीशन। मतलब सेकंड आवर जो है वो चैप्टर 14 और कंपनी लॉ के सवाल के लिए मुख्तस। ये वो सवाल जो हबड़ दबड़ में करें तो ख़राब हो जाते हैं और तसल्ली से करें तो पेपर ख़राब हो जाता है। यानी आप अगर स्टार्ट में इनसे करेंगे तो पता ही लगेगा कि बाय द एंड ऑफ 1 आवर आपने किया होगा 22 नंबर का पेपर, तो आप पैनिक हो जाएंगे। इसको दरमियान में करें और दरमियान में तसल्ली से टाइम दें, क्योंकि इसमें से अच्छे नंबर मिलने हैं। फिर लास्ट के लिए सैम्पलिंग या एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से जिसका सवाल आया उसे पकड़ा, फ्रॉड या रिस्क असेसमेंट टाइप का कोई सवाल आया हुआ तो उसे पकड़ा, और उसके बाद सबसे एंड पे किसी अननोन अचानक से अनोखे से सवाल के लिए आपने मार्जिन रखा हुआ है, वो एंड पे उसके साथ वही जो एंड वाले सवालों के साथ जो सलूक होता है वो उसके साथ आप वो सलूक करेंगे। लेकिन अगर आप इतना प्लान करके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें काफ़ी बेहतर डायरेक्शन में, बेहतर डायमेंशन में चल रही होंगी। क्या ये बात समझ आ रही है? ये स्लाइड्स भी आज डे एंड पे उसी गूगल ड्राइव में चली जाएंगी जहाँ पे सारी चीज़ें एंड पे आपकी फेवरेट स्लाइड, जिसमें हम आपके शुक्रगुजार होते हैं कि आपने बड़ी बर्दाश्त किया। फिर हम इदारे के शुक्रगुजार होते हैं कि उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप लोगों को जो है एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म कराए, और एंड पे आपसे दुआओं की दरख्वास्त की जाती है। आतिफ आबदी, ये ईमेल आपने नोट कर लेना है, atifabdi@gmail.com। कभी भी तैयारी करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई सवाल नहीं समझ आ रहा है, इन दिनों जब आप पेपर के करीब जा रहे होते हैं तो मैं डेली 3-4 दफ़ा अपनी ईमेल्स देख रहा होता हूँ और जो सीधे सीधे सवाल है उनको फौरी जवाब दे रहा होता हूँ। सीधा सवाल का मतलब है सर ये वाले टॉपिक ऐसे ऐसे इस तरह से। अगर एक सवाल ये हो कि सर मैं बैठा होता हूँ तो सर दर्द कर रहा होता है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा होता, मुझे ऐसी कोई मुजरब दुआएं बता दें जैसे मेरा। अब ये एक ऐसा सवाल है कि जिसको तसल्ली से मैं मार्क करके टाइम निकाल के लंबा चौड़ा सा इसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जवाब दूंगा। जी जी, क्या आप मेल पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल में एंड्रॉयड मौजूद है, हर उसमें साउंड रिकॉर्डर मौजूद है, आप साउंड रिकॉर्ड करें, फाइल बन जाएगी। आप उस फाइल पे क्लिक करें, 3 टुंडने दबाएं, शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर में जीमेल पे क्लिक करेंगे तो जीमेल पे वो अटैच कर देगा। आपने सिर्फ 2 वाली जगह पे फिदवी का नाम लिखना है, atifabdi@gmail, मेरे तक मेल पहुंच जाएगी। लेकिन आप लोग कई बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे फ्रेंडली होते हैं, मैं व्हाट्सएप पे बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास 250-300 तो हमारे ग्रुप्स अलग अलग तरह के बने हुए होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में बिला वजह ऐड कर दिए जाता हूँ कि हाँ जी इनको तो पता होना चाहिए। तो मैं अपने फैमिली के मैसेजेस भी नहीं देख पाता। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 7000 के करीब अनरीड चैट्स हैं, तो इसलिए मैं व्हाट्सएपेबल नहीं हूँ, तो मैं कभी अपना नंबर नहीं देता। तो ये नंबर सर उसामा का है, सर उसामा के पास मौजूद है, और ये नंबर हम शेयर कर रहे होते हैं। अगर किसी बंदे ने खास तौर पे मुझसे रिलेटेड कोई सवाल पूछा है तो वो मुझे बता देते हैं, वो मुझे मेल पे बता देते हैं और मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने आपस में एक कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म रखा हुआ है। तो आप कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन, आप मेल कर सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना आप यहाँ के स्टूडेंट हैं या नहीं है। मुझे कोई भी स्टूडेंट कभी भी किसी भी पैटर्न पे मेल कर सकता है। फेसबुक पे टैग करना सबसे गलत ऑप्शन है। मैं कई दिन बाद जाके फेसबुक पे देखता हूँ और उधर इतने टैग्स होते हैं कि मैं नहीं देख पाता। मैं अपना मशहूरी डालता हूँ और वापस आ जाता हूँ, जो कॉलेज का जो भी अनाउंसमेंट होती है इस तरह से करके। तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं वहाँ टैग देख पाऊँ, तो वो ऑफिशियल वे नहीं है। ऑफिशियल वे आप मुझे ईमेल करें। अगर आपको ईमेल से बहुत उलझन है तो आप व्हाट्सएप कर दें सर उसामा के नंबर पे, वो व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव है, मैं ईमेल पे बहुत एक्टिव हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। रिवॉर्ड, हाँ जी, उन्हें कहा जी रिवॉर्ड का तो जिक्र हुआ नहीं। अब सवाल ये है कि क्या आपका कोई कैफ का मजीद पेपर रहता है?
जो आपने पढ़ना हो? जी R2 रहता है। अब अगर वो आप हमारे पास से पढ़ रही हो तो वो आपको 100% फ्री मिल जाएगा। और अगर आपको हो कि हाँ जी ठीक है, नहीं वो हम लोग, हमारे पास बहुत ख़वातीन पढ़ती हैं ऑनलाइन, हमारे पास ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा पढ़ती हैं अकाउंटिंग में, तो और अगर आपको हो कि नहीं जी मैं तो नहीं, ये इस तरह से नहीं, कोई और बेनिफिट मेरे जहन में था कि अगर आप ऑडिट में हो सकता है आपके सारे पेपर हो चुके हों तो फिर मैं आगे की बात, तो दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि CA फाइनल के कोई से 2 पेपर आपके फ्री हो जाएंगे। इन 2 में से कोई एक ऑप्शन, क्योंकि इन खातून ने जो है ना इस वक्त मैन ऑफ द मैच ही हैं इस पूरे उसमें, बार बार जो है ना हमें इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। वो जो एक दिन के लिए जो भाई आए थे उनको हमने उस दिन बिस्किट एक्स्ट्रा दिए और वो पूरी क्लास के सामने दिए थे, जिससे वो बिस्किट की वैल्यू और बढ़ गई थी कि पूरी क्लास में से किसी को बिस्किट नहीं मिले, लेकिन वो भाई को जो है ना वो बिस्किट मिल गए थे। तो इधर जो है ये खातून इस्तकामत से जो है वो सारे दिन इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प किया। तो अभी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने मेरे से एक कागज़ पे लिखवा लेना है किसी भी टाइम पे, या कागज़ लिख के मिस महक तक पहुंचा देना है कि सर ने इस तरह से कहा था, वो मेरे से किसी भी टाइम पे साइन करवा लेंगी। तो ये FR2 एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडिंग जो किताबें कॉलेज वाले देते हैं वो भी मिलेंगी, मतलब उसमें कोई फीचर माइनस नहीं होगा। और या अगर CA फाइनल को अवेल करना है तो CA फाइनल के कोई से 2 पेपर उसमें बिल्कुल फ्री। जी जी R2 की इन्वॉल्वमेंट करवा ली हुई है, आपको रिफंड मिल जाएगा और वो आपका फ्री हो जाएगा। ठीक है, बस वो कागज़ पे लिखवा लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने अपनी तरफ से फैसिलिटेट हमें किया, तो हम अपनी तरफ से जो फैसिलिटेट कर सकते हैं वो इन्हें कर दें। तो ठीक है जी, आप लोगों के साथ सेशन बड़ा अच्छा गुजरा। कोशिश करें कि लाइफ में जो छोटे छोटे से ट्विक्स हमने लेक्चर के दौरान वो किए उनको जहन में रखें, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें आपसे आपके इर्द गिर्द वाले किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके हमसाए आपके शर से महफूज रहें, आपके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें, वालिदैन की खिदमत करें, उनके लिए एक अच्छे इंसान बने, माशरे के साथ कुछ बुरा ना करें, नेगेटिविटी छोड़ दें, सोशल मीडिया पे टाइम मत बर्बाद करें, मेहनत करें, परफॉर्म करें, दुनिया आपके कदमों में होगी अगर आप मेहनत करेंगे। तो ये आखिरी चीज़ है जो इस टाइम में मैं आपको बता सकता था, बाहर वाले बच्चे मारना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।